नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय निखिल, जहां मैं आप सभी को क्लास 10th की बायोलॉजी पढ़ा रहा। इससे पहले मैंने आपको क्लास 10th की रसायन विज्ञान को खत्म किया, जिसके अंतर्गत 4 चैप्टर थे और मैंने उन सभी के साथ-साथ बायो के भी आपके 2 चैप्टर, जो कि पहला है आपका लाइव प्रोसेस और दूसरा है रिप्रोडक्शन, इसको मैंने खत्म कर दिया। ये आपका तीसरा वीडियो है जिसमें आज हम ये पढ़ेंगे कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या होता है। ये आपका तीसरा चैप्टर है बायो का। इसके बाद आपका एक और चैप्टर बचेगा, जिसके बाद आपकी ये जो बायो की सीरीज है वो भी आपकी खत्म हो जाएगी। इसके बाद आपके बचेंगे फिजिक्स के चैप्टर, जिसको मैं करा के फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनेगा उसको हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आज हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है, तो इस चैप्टर को हम एक एक करके इजी तरीके से पढ़ते हैं। और ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है, जिसमें हम ये जानेंगे कि न्यूरॉन्स क्या होता है, न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं, उनके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, ये सारी चीजें। और इसके अगले वीडियो में हम ब्रेन के बारे में बात करेंगे और हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम पादप हार्मोन्स और भी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है क्या, क्योंकि जब तक हमें चैप्टर का जो नाम है उसी के बारे में हमें जानकारी ना मिले तो फिर हम कैसे समझ सकते हैं कि ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जब हम कोई काम करते हैं, जैसा कि आप जब कभी रोड पे निकलते हो तो आप जब देखते हो कि किसी एक तरफ से गाड़ी आ रही और आप उसको क्रॉस करना चाहते हो, तो आप देखते हो कि उसमें आपके बॉडी के कई सारे ऑर्गन जो है एक काम करते हैं। जैसा कि हमारी आंखें होती है, वो देखती है कि जो गाड़ी वाली है वो कितना दूर है या फिर इतनी पास है। इसके अलावा हमारे जो लेग्स होते हैं वो भी एक साथ काम करते हैं। इसके अलावा हमारा माइंड कहता है कि हमें आगे जाना है, फिर अभी रोड को क्रॉस नहीं करना है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारी बॉडी में कई सारे ऑर्गन क्या कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। एक साथ काम करने का मतलब एक साथ वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं वो एक साथ क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बना करके काम कर रहे हैं। और कोऑर्डिनेशन को ही हम कहते हैं समन्वय कहते हैं। और सेम इसी तरीके से नियंत्रण क्या होता है, जैसे हम जानते हैं कि कई हम अपनी डेली लाइफ में कई सारी एक्टिविटीज, कई सारे काम करते हैं। अगर हम अपने एक्टिविटीज या फिर एक्टिविटीज को करते टाइम जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स है उनके ऊपर हम कंट्रोल ना करें, तो क्या होता है कि हमारी वो जो काम होता है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। तो नियंत्रण का क्या हुआ, कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि हम क्या करें, कोई भी एक्टिविटी या कोई काम करे तो कंट्रोल होता है। अब ये कंट्रोल हमारा जो होता है ये करवा ना, तो उसको ये जो कंट्रोल काम होता है ये करता है। तो ये बात है कि चैप्टर के नाम में ही कंट्रोल लिखा गया, नियंत्रण क्यों है, क्योंकि हमें ब्रेन के बारे में पढ़ना है कि ब्रेन हम जो भी एक्टिविटी पूरी में करते हैं उसको प्रकार आपका कंट्रोल करता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी के अंदर कई सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर काम करने के लिए क्या करेगा, एक साथ से ऑर्गन एक दूसरे के साथ मिलकर के कोऑर्डिनेशन करके आप कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ बना के काम करते हैं। सर ये हुआ हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल और समन्वय, यानी कि कह सकते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ना हो तो क्या होगा, इससे जो भी काम होगा वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। जैसे हम चलिए क्या करेंगे, अगर ध्यान से नहीं चलेंगे, मतलब अपनी आंखों को सही से यूज ना करें, तो अगर हमें जाना किसी और साइड और हम देख किसी और साइड रहे हैं तो इसमें क्या होगा, हमारा ही लॉस होगा, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। यहाँ पे हमें हमारे सारे ऑर्गन्स के अंदर क्या करना होगा, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन को बना करके हम आगे काम करते हैं। तो यही इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। कंट्रोल का मतलब आपका यहाँ पे है ब्रेन से, कि हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उस पे किसका कंट्रोल होता है, ब्रेन का। और कोऑर्डिनेशन का मतलब किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए, किसी भी क्रिया को करने के लिए हमारे बॉडी के सारे हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बना करके काम करते हैं। ये चीजें आपको समझ में आ गई। इसके बाद हम ये देखते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या है आपका, जैसे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको ए बी और सी और यहाँ पे डी दिख रहा हो। अब ये है क्या, मैं अभी आपको इसको समझा। जैसे कि मान लीजिए आप क्या करते हो, स्कूल में नहीं जाते हो या फिर आप स्कूल नहीं जाते हो। अगर आप किसी दिन स्कूल गए और क्या होगा, आपके टीचर को क्या किया, एक प्रोजेक्ट दे दिया और उसमें बोला कि हर क्लास का हर 4 स्टूडेंट क्या करे, अलग अलग टीम में पूरी तरीके से बट जाए और क्या करे, इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से हमें कंप्लीट करके दिखाए। तो क्या होगा, आप तो स्कूल जाते नहीं हो, तो जब आप स्कूल नहीं जाओगे तो क्या करोगे,
वो जो 4 फ्रेंड है आप उनके साथ क्या करोगे, अच्छी तरीके से बोल नहीं पाओगे, या फिर कह सकते हैं जब आप उनसे कभी या फिर कभी का बात ही नहीं की हो, जब उनसे बात ही करोगे वो प्रोजेक्ट क्या होगा, आपका फेल हो जाएगा या फिर प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से नहीं बन पाएगा। वही चीज है कि यहाँ पे क्या करना होगा, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इन चारों के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन का मतलब समन्वय होना चाहिए कि आप कोई एक पर्टिकुलर काम करो, मैं कोई दूसरा पर्टिकुलर काम करूंगा, तीसरा कोई अलग अलग से कार्य करेगा, तो इस तरीके क्या होगा, आपका पूरी तरीके से जो प्रोजेक्ट है वो बेहतर तरीके से बन करके तैयार हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। नियंत्रण का मतलब क्या होता है कि हम अपनी डेली लाइफ में जो भी काम करते हैं उस पे हमारा नियंत्रण होता है। ये नियंत्रण करता है, ये नियंत्रण हमारा ब्रेन करता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब हमारी बॉडी के अंदर कई सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो कि हमको करने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ तालमेल बना के चलते हैं। इसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन या फिर कह सकते हैं समन्वय कहते हैं। तो ये चीजें आपको मैंने समझाया कि किस तरीके से प्रोजेक्ट पूरा होगा। जब चारों की अलग अलग टीम होगी तो उसमें क्या होगा, चारों जो लोग हैं उनको एक दूसरे के साथ क्या करना होगा, एक दूसरे के साथ हमेशा कोऑर्डिनेशन बना के काम करना होगा, जिससे क्या होगा, वो प्रोजेक्ट आपका अच्छी तरीके से पूरा हो सके। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कोऑर्डिनेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन को देखते हुए अब हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं, वो आपका है क्या। तो जैसा कि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा इस चैप्टर का नाम जो कि है यहाँ पे क्या, नियंत्रण और समन्वय। हमने यहाँ पे आपको नियंत्रण और समन्वय बता दिया। अब नियंत्रण और समन्वय जो है वो आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा, पहला जंतु में समन्वय, जो आपको यहाँ पे होगा, मैं अभी को हाईलाइट करता हूँ क्या है। जैसे कि आपको ये यहाँ पे दिख रहा होगा जंतुओं में समन्वय, और दूसरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पौधों में समन्वय। अब ये क्या होता है इसको आपको समझाता हूँ क्या होता है ये। जिस तरीके से ह्यूमंस के अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडी के प्रत्येक मतलब जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उन पे कंट्रोल कौन करता है, हमारा हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। तो क्या हमारे बॉडी के अंदर केवल हमारा जो ब्रेन है वही हमारे ऊपर कंट्रोल करता है, या फिर ऐसी कोई और चीज है जो हमारे अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करे? तो ऐसा वो कौन सा है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जंतुओं में जो समन्वय होता है वो 2 टाइप से होता है। कौन कौन सा, पहला आपका तंत्रिका तंत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं नर्वस सिस्टम, और जिसके अंदर हमें न्यूरॉन या फिर कह सकते हैं तंत्रिका कोशिका के बारे में बात करनी है। दूसरा जो है वो है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि, मतलब ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन्स को स्रावित करे, उसी को हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि कहेंगे, जहां पे हम लोग कई सारे हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे जो क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, अभी इन सारी चीजों को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि नियंत्रण और समन्वय का काम कितने लोगों में होगा, तो मतलब कितने क्या, जितने भी ऑर्गेनिज्म में अर्थ पाया जाता है सब में होता है। तो इसमें हमें क्या, जंतुओं के अंदर जो समन्वय होता है, और दूसरा हमें पढ़ना है कि पौधों के अंदर समन्वय किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे जंतु के अंदर जो समन्वय होता है वो आपका तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र जिसको हम लोग नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपने इस चैप्टर के पहले ही लाइफ प्रोसेस के अंदर, आपने रिप्रोडक्शन के अंदर कई सारी चीजें पढ़ी, जिसमें आपने पढ़ा होगा श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, ऐसी साथ ही साथ आपने प्रजनन तंत्र, मतलब ऐसे कई सारे तंत्र पढ़े जो कि आपने देखा कि किस तरीके से उस तंत्र के अंदर कई सारी चीजें आ रही थी। सेम इसी तरीके से ह्यूमंस मतलब कि जो भी जंतु या मानव है उनमें क्या है, समन्वय के लिए हमें यहाँ पे तंत्रिका तंत्र पढ़ना होगा। जैसा कि आपको पता है कि श्वसन तंत्र हम क्यों पढ़े, क्योंकि हम उसके अंदर जो हम सांस लें उसके बारे में अध्ययन किए। सेचन तंत्र के अंदर हमने क्या पढ़ा कि हम प्रजनन किस प्रकार से करते हैं। उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से हमने कि हम अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को किस प्रकार से बाहर डालते हैं। सेम ऐसे ही करके यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे आपको तंत्रिका तंत्र के बारे में बताएंगे। अभी हम इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप बस याद रखिएगा कि जंतुओं में जो समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, वो आपका तंत्रिका तंत्र के द्वारा, और दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि जो जिसमें कई सारे हार्मोन्स हमारी बॉडी के लिए निकलते हैं, और वो किस प्रकार से हमारे अंदर कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल का काम करता है, उस चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। अगला है समन्वय।
हम यहाँ पे देखेंगे कि पौधे गति किस प्रकार की होती है। इसके बाद हम यहाँ पे ये देखेंगे कि पादप हार्मोन्स या फिर कह सकते हैं कि प्लांट के अंदर जो भी हार्मोन्स पाए जाते हैं वो कैसे काम करते हैं या फिर कौन कौन से हार्मोन्स यहाँ पे पाए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये स्लाइड आपको समझ में आ गई होगी। फिर रिपीट करता हूँ, नियंत्रण और समन्वय दो लोगों के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। पहला कह सकता हूँ कि जो जंतु या फिर कह सकते हैं जो भी मानव है उसके बारे में हमें पढ़ना है, और जंतु या मानव में जो समन्वय होता है वो होता है हमारा तंत्रिका तंत्र, जिसके अंदर हमें न्यूरॉन पढ़ना होगा, उससे होता है। अगला जो है अंतःस्रावी ग्रंथि, और दूसरा हमें जो समन्वय पढ़ना है वो हमें पढ़ना है पौधों के अंदर। और इसमें क्या, इसमें आपका पादप गति और साथ में पादप हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। तो ये स्लाइड आपको समझ में आ गई। आगे देखते आगे क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम आज के टॉपिक में हम जंतुओं के अंदर में कुछ चीजों को पढ़ेंगे और बाकी चीजों को हम कल आपको पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने क्या बताया, जंतुओं के अंदर जो समन्वय होता है वो आपका दो टाइप से होता है। कौन कौन सा, जैसा कि तंत्रिका तंत्र यानी जिसके अंदर हमें न्यूरॉन्स को पढ़ना है और भी चीजें उनके बारे में अध्ययन करना है, और दूसरा आपका अंतःस्रावी ग्रंथि। हम यहाँ पे जंतु में समन्वय को लेकर चलते हैं। यहाँ पे पहला जो आपको दिख रहा होगा वो आपका तंत्रिका तंत्र। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि तंत्रिका तंत्र क्या है कि आप ये दो पार्ट में डिवाइड है। क्या, पहला आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा आपका परिधि तंत्रिका तंत्र। आपको ये लगा कि केवल ऐसे देखने से हमें क्या होगा, इस चीज को तो हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे, तो वो भी मैं अभी आपको आगे बताता हूं कि किस प्रकार से आपको एग्जाम में लिखने हैं। पहले आप समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे तंत्रिका तंत्र है, ये कितने प्रकार का होता है, एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है परिधि तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और परिधि तंत्रिका तंत्र को हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब केंद्रीय तंत्र क्या होता है, इसके अंदर हमारे दो पार्ट्स होते हैं। कौन से, पहला आपका मस्तिष्क जिसको हम लोग ब्रेन कहते हैं, दूसरा आपका क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड जिसको हम क्या कहते हैं मेरु रज्जु। क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको कहते हैं मेरु, ये होगा आपका मेरु रज्जु। होता क्या, मैं भी आपको इसको समझाता हूं। तो हमने तंत्रिका तंत्र को दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम लोग सीएनएस कहते हैं, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम लोग पीएनएस कहते हैं। तो यहाँ पे आपको पहला दिख रहा होगा ब्रेन, और दूसरा क्या है स्पाइनल कॉर्ड। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वही हमारा क्या होता है मेरुरज्जु होता है। अब रीढ़ की हड्डी होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मेरुदंड। अब यहाँ पे आपको वर्ड सीखा कौन से, एक होता है मेरुरज्जु, अगर आपका मेरुदंड, या फिर कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी। अब क्या ये दोनों एक ही है या फिर ये दोनों चीजें अलग अलग है। तो एक चीज याद रखिएगा, यानी कि जो आप रीढ़ की हड्डी को इंग्लिश में कहते हो बैकबोन, इसको कहते हो स्पाइनल कॉर्ड। तो क्या ये दोनों चीजें नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरुरज्जु अलग चीज है और मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी या फिर कह सकते हैं बैकबोन जो है वो अलग चीज है। मैं जैसे आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे हमने कभी आप जो है पेन देखे होंगे जिसके अंदर क्या होती है रिफिल होती है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो आपका पेन के ऊपर ढांचा वाला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं वो है आपका मेरुदंड, या फिर वो क्या है आपका रीढ़ की हड्डी, या फिर आप उसको एक तरीके से और कह सकते हो वो आपका बैकबोन। लेकिन अब ये मेरुरज्जु क्या है, जो आपने उसके अंदर पेन के अंदर रिफिल लगाई है वही आपका मेरुरज्जु है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा नोट करके कि जो आपका मेरुरज्जु होता है वो मेरुदंड या फिर रीढ़ की हड्डी या फिर बैकबोन नहीं होती है, ये दोनों अलग चीजें हैं। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, मेरुरज्जु जो होता है वो मेरुदंड के अंदर होता है। तो यहाँ पे मैं नीचे नोट करके लिख दे रहा क्या, जो मेरुरज्जु यहाँ पे क्या है मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या है, ये नहीं होती है क्या मेरुदंड, या फिर इसी को क्या कहते हो आप लोग रीढ़ की हड्डी, या इसी को इंग्लिश में आप कहते हो बैक बोन। तो ये चीजें आपको याद रखनी है
कि जो मेरू रज्जु होता है वो रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, या फिर कह सकते हैं जो आपका क्या होता है, जो आपका मेरुदंड नहीं होता है। होता क्या है, मेरुदंड के अंदर हमारा क्या है, मेरू रज्जु पाया जाता है। जैसे कोई भी सामान जब क्या होता है किसी बॉक्स के अंदर पैक होकर के आता है, तो जो बॉक्स है वो क्या है आपका मेरुदंड या फिर कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी, और जो उसके अंदर सामान होता है वो क्या होता है आपका मेरू रज्जु। तो हमें यहाँ पे तंत्रिका तंत्र के दो पार्ट पढ़ने हैं। पहला आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसके अंदर आपका ब्रेन और क्या आता है स्पाइनल कॉर्ड। उसका मैं थोड़ा सा फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया हूं, मैं आपको वो दिखाता हूं। जैसा कि यहाँ पे ये हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या है आपका ब्रेन, और ये जो पीछे से आपको एक निकली हुई संरचना मतलब कि ये ब्रेन का ही पार्ट होता है दिखाई दे रही होगी। ये क्या है आपका, यही आपका स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये क्या है आपका स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। तो समझ में आया होगा कि यहाँ पे ब्रेन आपका ये पूरा आपका जो पार्ट है उसको हम लोग कहेंगे ये आपका ब्रेन हो गया, जो कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अगला ये जो मैंने आपको अभी स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बताया कि जो ब्रेन का ही एक्सटेंशन है, मतलब ब्रेन ही पार्ट है जो कि आगे नीचे तक गया है, यही क्या आपका स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ये आपका मस्तिष्क, और ये क्या हो गया आपका मेरू रज्जु। अब ये साइड साइड में क्या निकली है, तो ये कुछ नर्व्स निकली है। नर्व्स का मतलब कुछ तंत्रिकाएं निकली हैं, अभी मैं इसके बारे में बताता हूं। तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आ, पहला ये चीज कि आपका ब्रेन है किसके अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगला क्या है स्पाइनल कॉर्ड जिसको हम लोग मेरू रज्जु कहते हैं, और इस मेरू रज्जु जो होता है वो मेरुदंड नहीं होता है या फिर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया। अब आगे क्या है, मैंने बताया कि ब्रेन, और ब्रेन से हमारा जो लगा हुआ पार्ट है यानी ब्रेन का ही एक्सटेंशन है जो आगे बढ़ गया है उसको हम क्या कहेंगे स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाद हम ये देखते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी बाहरी तंत्रिका तंत्र के अंदर क्या होता है। इसके अंदर दो चीजें होती हैं, क्या, क्रेनियल नर्व्स और दूसरा स्पाइनल नर्व्स। अब होता क्या है, नर्व्स क्या है, नर्व्स ऐसे नर्व होती हैं जो नली टाइप होती है। वो क्या होता है, उससे हमारे बॉडी से क्या होता है इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह हो जाती है। कैसे, जैसे हम चल रहे हैं रोड पे और क्या हुआ हमारे पैरों में कांटा चुभ जाता है, तो कांटा तो चुभ हमारे पैर में, लेकिन वो हमें कैसा, तो आपको पता है कि हमारी बॉडी के ऊपर जो कंट्रोल कर रहा है वो क्या है, वो आपका ब्रेन कर रहा। तो हमारे जैसे ही पैरों में क्या होता है कांटा चुभता है, तो हमारे पैरों में कुछ नर्व्स होती हैं, वो क्या करती है, वो आती हैं और हमारी जो बैकबोन के अंदर जो हमारा क्या है स्पाइनल कॉर्ड वो उससे अटैच्ड होती है, और उसके थ्रू फिर क्या होगा, हमारे ये जो इन्फॉर्मेशन है कि हमारे पैरों में कांटा चुभ गया है ये हमारे ब्रेन तक जाएगा। तो नर्व्स क्या होती हैं, नर्व्स ऐसी नलिकाएं होती है, कह सकते हैं नली जैसी संरचना होती है जो कि इंफॉर्मेशन को एक जगह से या फिर कह सकते हैं संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है। तो यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हम क्या ये दो प्रकार से होती है, कौन कौन सा, पहला आपका क्रेनियल नर्वस सिस्टम, क्रेनियल नर्व जिसको हम लोग बोलते हैं कि कपाल तंत्रिका, और दूसरा है आपका स्पाइनल नर्व्स जिसको हम बोलते हैं मेरू तंत्रिका। तो आपको यहां तक चीजें समझ में आई होंगी क्या, कि तंत्रिका तंत्र आपके दो पार्ट में है, क्या, पहला आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि पेरी तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर आपका मस्तिष्क और दूसरा आपका मेरू रज्जु आता है। और मैंने ये भी क्लियर कर दिया कि मेरू रज्जु जो होता है वो रीढ़ की हड्डी नहीं होती है या फिर मेरुदंड नहीं होता है। दूसरा चीज मैंने आपको बताया कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर कुछ नर्व्स आती हैं, नर्व्स मतलब कह सकते हैं कि एक प्रकार से तंत्रिका जो क्या करती हैं हमारी बॉडी के अंदर जो होती है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक इंफॉर्मेशन को जाने में हेल्प करती है। पहला आपका क्रेनियल नर्व्स हो गई, दूसरा आपका स्पाइनल नर्व्स हो गई। अब ये क्रेनियल नर्व्स को क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि कपाल तंत्रिका, और इसको कह सकते हैं मेरू तंत्रिका। स्पाइनल का मतलब मेरू और कॉर्ड का मतलब यहाँ पे रज्जु है, तो यहाँ पे मेरू तंत्रिका। एक चीज आपको क्या याद रखनी है कि क्रेनियल जो नर्व्स होती है वो हमारी बॉडी के अंदर कितनी पाई जाएगी, वो हमारी बॉडी के अंदर 12 पेयर में पाई जाती है, कितनी, 12 जोड़ी। तो आपको ये याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। और ये कितनी पाई जाती है, ये आपका 31 जोड़ी।
तो पहला आपका कि क्रेनियल नर्व्स और इस कितनी पाई जाती है, तो वो होता है हमारा 12 जोड़ी, और स्पाइनल नर्व्स जो होती है वो आपका 31 जोड़ी पाई जाती है। अब हमें ये चीजें तो समझ में आ गई कि ये इसके अंदर क्रेनियल नर्व्स होगी, इसके अंदर स्पाइनल नर्व्स होगी, बट इसको हिंदी में कपाल तंत्रिका कहते हो, इसको आप क्या कहते हो, मेरु तंत्रिका कहते हो, बट है ये क्या, इसको हमें ये नहीं समझ में आया। तो अब मैं कुछ चीज समझाता हूँ। जैसा कि आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा, यहाँ पे आपको ब्रेन दिख रहा, साथ ही साथ आपको स्पाइनल कॉर्ड दिख रही, और ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ये हमारा यानी कि आपका जो मस्तिष्क है, और यहाँ पे जो मेरु रज्जु है ये क्या है, ये आपका तंत्रिका तंत्र है। जैसा कि यहाँ पे आपको पीछे दिख रहा होगा कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर हमारा मस्तिष्क और क्या आता है, मेरु रज्जु। लेकिन ये क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स क्या होती है, इस चीज को देखते हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड आया है, आपको स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे दिख रहा होगा कि स्पाइनल कॉर्ड किससे जुड़ा है, ब्रेन से, और इसके साइड साइड में कुछ शाखादार संरचनाएं आपको दिख रही होंगी। ये चीजें याद रखिएगा। ऐसे नर्व्स, नर्व्स तो आपको समझ में आ गया कि नर्व्स क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी की इंफॉर्मेशन को दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाने में मदद करे। तो ऐसी नर्व्स जो क्या हो, डायरेक्टली क्या हो, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से क्या हो, अटैच हो, या फिर हमारे स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरु से जुड़ी हुई हो, इसको हम लोग कहते हैं स्पाइनल नर्व्स यानी कि मेरु तंत्रिका। और ऐसी नर्व्स जो क्या हो, हमारे डायरेक्टली कनेक्टेड हो, उसको हम क्या कहते हैं, उस चीज को हम कहते हैं आपका, देखिए ध्यान से, अभी इसको करके दिखा रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो नर्व्स यहाँ पे दिख रही होंगी जो स्पाइनल से जुड़ी हैं, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहते हैं आपका, इसको हम कहते हैं, ये क्या है आपका स्पाइनल नर्व्स, इसको कहेंगे स्पाइनल नर्व्स, या फिर कह सकते हैं मेरु तंत्रिका। और अगला जो है आपका ऐसी नर्व्स जो क्या हो, हमारी ब्रेन से जुड़ी हो, मतलब ऐसे नर्व्स जो हमारे क्या हो, ब्रेन से जुड़े हो, इनको हम लोग कहेंगे क्रेनियल क्रेनियल नर्व्स। क्या कहेंगे, क्रेनियल नर्व्स। और इसको हिंदी में हम कहते हैं कपाल तंत्रिका। तो क्या हुआ आपका, यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपका दो पार्ट आता है, कौन कौन सा, आपका ब्रेन आया मतलब मस्तिष्क, और दूसरा क्या आपका आता है, स्पाइनल कॉर्ड। अब इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर आपको पता है कि आपका क्रेनियल नर्व्स आता है, मतलब कि कपाल तंत्रिकाएं आती है, और दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा आपका होता है स्पाइनल नर्व्स यानी कि मेरु तंत्रिका। अब आपको क्या पता चला कि क्रेनियल नर्व्स जो होती है 12 जोड़ी मतलब कि 24 पाई जाएगी, और जो स्पाइनल नर्व्स होगी वो आपका 62 पाया जाएगा मतलब 31 जोड़ी। अब क्रेनियल नर्व्स होती क्या, ऐसी नर्व्स यानी कि ऐसी तंत्रिकाएं जो क्या हो, हमारे सीधे कपाल से जुड़ा हो, मतलब हमारे ब्रेन से, या फिर कह सकते हैं हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हो, उसको हम कहेंगे कपाल तंत्रिका या फिर क्रेनियल नर्व्स। अगर कोई भी तंत्रिका हमारे डायरेक्टली कहां से जुड़ी हो, वो हमारे स्पाइनल मतलब मेरु रज्जु से जुड़ी हो, उसको हम कहेंगे मेरु तंत्रिका या फिर स्पाइनल नर्व्स। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको तंत्रिका तंत्र दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, पहला आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा आपका परिधि तंत्रिका तंत्र, जिसके अंदर मैंने बताया कि ये सीएनएस जो आपका मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके अंदर आपका दो आता है, पहला मस्तिष्क और दूसरा हमें मेरु रज्जु। इसमें हमारा क्रेनियल नर्व्स यानी कि कपाल तंत्रिका और इसके अंदर स्पाइनल नर्व्स आते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज क्लियर करना चाहता हूँ, जैसा कि होता क्या है, या फिर हमारी डेली लाइफ में, या फिर कह सकते हैं कि इन जनरल जो है हमें क्या लगता है कि अगर हम यहाँ हाथ की जो नर्व्स है इनको हम काट दें तो क्या होगी, हमारी डेथ हो जाएगी, या फिर इससे बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो होने लगेगा। तो एक चीज आप याद रखिएगा कि ये हाथ में ऊपर हमें नर्व्स दिखाई देती हैं, इनके अंदर कोई भी प्रकार का ब्लड फ्लो नहीं होता। फिर क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको कि नर्व्स का काम क्या होता है, नर्व्स हमारा जो है क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन एक जगह दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। जबकि आपने लाइफ चैप्टर में क्या पढ़ा था, धमनी पढ़ा था, सीरा पढ़ा था, ये सारी चीजें, तो उन क्या होता है, उन चीजों से क्या होती है कि हमारे अंदर ब्लड की सर्कुलेशन या फिर ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ना कि इन नर्व्स के अंदर के थ्रू। ये जो नर्व्स है, जो तंत्रिकाएं हैं, इनसे हमारा क्या होता है, इनके थ्रू केवल इंफॉर्मेशन एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक जाती है। तो आपको याद रखना है कि
ये जो तंत्रिका, और फिर कह सकते हैं कि तंत्रिका से क्या होता है, अगर हम तंत्रिका को कैसे कट करने से क्या होगा, हमारी डेथ नहीं होगी। अगर आपको आप मतलब जो डेथ वाली जो सिचुएशन होती है, अगर आपको काटना है तो फिर आप यहाँ पे धमनी या फिर शिरा को काटो, जो कि आपके डायरेक्टली हार्ट से कनेक्टेड होती है। उससे क्या होगा, आपका डेथ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हाथ में नर्व्स काटने से क्या होगा, आपकी डेथ नहीं होगी। तो ये याद रखिएगा कि नर्व्स के थ्रू क्या होगा, केवल इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ना कि इससे हमारी डेथ होगी। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं आपको नर्व्स क्या हुई, इसके अंदर जो आपका क्रेनियल नर्व्स और साथ ही साथ आपका स्पाइनल नर्व्स समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हमें ब्रेन और क्या करना है, मेरुरज्जु, तो एक एक करके इन चीजों को हमें आगे पढ़ना ही है। तो यहां तक आपको समझ में आया। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। अब हम क्या करते हैं, इस चैप्टर में क्या होगा, कुछ आपको वर्ड्स आएंगे, कुछ ऐसे शब्द होंगे जो क्या होगा, जो कि हमें समझ में नहीं आता है। और इसी वर्ड्स की वजह से जो ये चैप्टर है, थोड़ा लगता है कि ये थोड़ा लेंदी है, या फिर कह सकते हैं कि बच्चों को ये चीजें समझ में नहीं आती है। तो आइए पहले इसको एक एक करके हम लोग समझते हैं, और फिर क्या है ये वर्ड, ये सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। पहला आपको क्या दिख रहा, पहला आपको जो यहाँ पे वर्ड दिखा, वो आप दिख रहा होगा उद्दीपन, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्टिमुलस। तो ये होता क्या है उद्दीपन, जैसे आप, हम करते क्या है, जैसा कि हम कभी क्या हो, सुबह जो है काफी देर से उठे, जैसे कि आप मान लीजिए रूम है और रूम में पूरा अंधेरा है, और कुछ टाइम बाद क्या हुआ, आप मान लीजिए 9 या 10 बजे अचानक से बाहर गए, और क्या होता है कि धूप आपके फेस पे जब पड़ेगी तो ऐसा लगेगा, या फिर कह सकते जैसे ही आपके फेस पे धूप लगेगा, आप क्या करोगे, ऐसे कुछ इस तरीके से हाथ को अपनी आंखों पे कर लोगे। उससे क्या, तो ये यहाँ पे जो प्रकाश हुआ, यानी कि प्रकाश जो आया, वो क्या किया, आपकी आंखों पे पड़ा और आपने अपनी आंखों को बंद कर लिया। तो यहाँ पे जो प्रकाश था, यही क्या है आपका, यहाँ पे उद्दीपन हुआ। और एक और वर्ड आता है यहाँ पे, उसको हम लोग बोलते हैं कार्यकारी अंग, या फिर एक और चीज जिसको हम कहते हैं संवेदी अंग। जिसको संवेदी अंग को हम क्या कहते हैं, सेंसरी ऑर्गन। अब ये सेंसरी ऑर्गन क्या होता है, प्रकाश आए, प्रकाश क्या है हमारा, प्रकाश हमारा है उद्दीपन। और सेम जब हम क्या किए, वो कहाँ आया, हमारे आंखों पे। तो ये जो हमारी आंखें हैं, इसको हम लोग कहते हैं सेंसरी ऑर्गन। तो यहाँ उद्दीपन के बारे में क्या लिखा गया, जैसा कि हमें दिखा कि कारक या फिर कह सकते हैं एजेंट, जो किसी जीव की गतिविधि या फिर व्यवहार में क्या करे, परिवर्तन का कारण बने। सिंपल सा है, क्या बोल रहा है आपका, कि कोई भी परिवर्तन हो या फिर कह सकते हैं कोई भी कारक हो, जो क्या करे, किसी भी जीव के गतिविधि या फिर कह सकते हैं व्यवहार में परिवर्तन का कारण बने, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग उद्दीपन क्या कहते हैं, या फिर कह सकते हैं स्टिमुलस कहते हैं। जैसा कि आपको मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि जब प्रकाश क्या किया, हमारी आंखों पे पड़ा, तो क्या हुआ, हमने हाथ लगा लिया। तो यहाँ पे प्रकाश ने क्या किया, हमारे गतिविधियों के अंदर क्या हुआ, चेंजेस लाया। यानी कि आपको दिख गया यहाँ पे इस डेफिनेशन में कि क्या लिखा था, कि कोई भी परिवर्तन कारक या एजेंट जो किसी जीव की गतिविधियों या फिर कह सकते व्यवहार में क्या करे, परिवर्तन लाए, ऐसे परिवर्तन या फिर ऐसे एजेंट को हम लोग उद्दीपन कहेंगे। दूसरा जो आपका है यहाँ पे दिख रहा होगा, वो है आपका ग्राही। ग्राही का मतलब रिसेप्टर। अब रिसेप्टर क्या होता है, रिसेप्टर का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, ग्रहण कर लेना, या फिर कहते हैं कि ले लेना। तो होता क्या है यहाँ पे रिसेप्टर, जैसे कि हमारी आंखों पे जैसे प्रकाश पड़ा, हमें ऐसा लगता है कि मतलब दिखाई देता है, या फिर कह सकते हैं कि हमें दिखने लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी आंखों के अंदर क्या होती है, कोशिकाएं पाई जाती है, या फिर कह सकते हैं कुछ प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। तो यही क्या करते हैं, उसको ग्रहण करने में या फिर कहते हैं कि रिसीव करने में हमारी हेल्प करती है। और उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राही कहते हैं, या फिर कह सकते हैं रिसेप्टर कहते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे ग्राही में, आइए इस चीज को हम देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ग्राही वे कोशिका, ऊतक या फिर अंग है जो उद्दीपन प्राप्त करे। हुआ क्या, इसमें उद्दीपन हमारा क्या हुआ, प्रकाश। और यहाँ पे आंखें जो हुई वो आपका संवेदी अंग, जबकि हमारी आंखों के अंदर क्या होता है, कह सकते हैं कि एक प्रकार की कोशिका होती है, या फिर कह सकते हो आप एक प्रकार का ऊतक होता है, या फिर कह सकते हो एक प्रकार का अंग होता है, जो भी आप कह लो, उसको हम लोग कहते हैं फोटो रिसेप्टर। और फोटो रिसेप्टर को हम लोग कहते हैं
प्रकाशग्राही, मतलब ये हमारी आंखों में पाया जाएगा और क्या होगा कि जैसे ये प्रकाश को पाएगा ये इसे अपनी तरफ रिसेप्ट कर लेगा, रिसीव कर लेगा, इसी को हम लोग कहते हैं ग्राही। तो ग्राही क्या हुआ या फिर कह सकते हैं रिसेप्टर क्या हुआ? ग्राही वे कोशिका ऊतक या अंग है जो क्या करे, उद्दीपन प्राप्त करे, प्रकाश को आंखों के अंदर जो रिसेप्टर है उसने क्या किया, प्राप्त किया। इसमें यही है आगे कि कार्यकारी अंग क्या होता है, क्या बोल रहा कि यह ऊतक ग्रंथियां या मांसपेशियां हैं जो प्राप्त उद्दीपन के जवाब में काम करे। सिंपल, आप पहले वर्ड्स को देख लीजिए फिर मैं इसके बारे में समझाता हूँ। कार्यकारी अंग का मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टर, इंग्लिश में कहेंगे इसको इफेक्टर। बोला कि यह क्या हो सकता है, ऊतक हो सकता है, या फिर ये क्या हो सकता है, ग्रंथि हो सकता है, या फिर मांसपेशी हो सकता है, जो उद्दीपन जब हमें मिले तो उससे क्या करे, उसके खिलाफ क्या करे, या फिर कह सकते हैं उसके अपोजिट हमारी प्रतिक्रिया करे। काम क्या हुआ, सबसे पहले प्रकाश आया, तो प्रकाश आपका उद्दीपन हो गया। आंखों के अंदर था एक प्रकार का ऊतक या फिर कह सकते हो एक प्रकार की कोशिका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो रिसेप्टर, हिंदी में कहेंगे प्रकाश ग्राही। वो हमारी आंखों ने अपनी तरफ लिया। इसके बाद जैसे ही आंखों पे लगता है प्रकाश, हम क्या करते हैं, अपने हाथ को लगा लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो वो वहां पे आपका हाथ क्या हुआ, वही आपका यहाँ पे हुआ कार्यकारी अंग। अगला क्या है, प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया किसी जीव द्वारा उद्दीपन के प्रति की गई क्रिया, मतलब हमने हाथ लगाया तो हाथ लगाने से क्या हुआ, प्रकाश आना हमारी आंखों पे बंद हो गया, तो आपने प्रतिक्रिया का मतलब उसके अपोजिट काम करना। तो यहाँ पे आपको चार चीजें समझ में आ गई होंगी, कौन कौन सा। पहला आपको उद्दीपन, जो कि बोल रहा है कि कोई भी परिवर्तन कारक या एजेंट जो क्या करे, किसी भी जीव की गतिविधियों में या फिर कह सकते हैं कि व्यवहारिक क्रियाओं में क्या करे, परिवर्तन का कारण बने। अगला ग्राही, आप कह सकते हैं रिसेप्टर क्या होते हैं, ग्राही वे कोशिका ऊतक या अंग होते हैं जो क्या करे, उद्दीपन को प्राप्त करे। यहाँ पे मैं अभी कुछ चीजें और आपको बता रहा। कार्यकारी अंग ये क्या होते हैं, हमारी कोई मांसपेशी हो सकती है, हमारा कोई ऊतक हो सकता है, या फिर ये कोई कोशिका हो सकती है, या फिर सॉरी ग्रंथियां हो सकती है, तो जो क्या करे, उद्दीपन का क्या जवाब दे, स्टिमुलस का जवाब दे। अगला क्या, हम कौन सी करती है। यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए। कैसे क्वेश्चन पूछता है हम अभी आपको बताते हैं। तो ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट। जैसा कि यहाँ पे क्या मैंने लिखा है कि बुनियादी संवेदी रिसेप्टर क्या होते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको तीन चीजें दिख, पहला उद्दीपन, दूसरा संवेदी अंग और तीसरा आपका रिसेप्टर। उद्दीपन जैसा कि मैंने बताया क्या करे, ये किसी भी जीव की व्यवहारिक गतिविधियों में क्या करे, परिवर्तन लाए। क्या है आपका क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से प्रकाशग्राही क्या है, तो ऑप्शन दे देगा आपको, आंख, नाक, जीभ, कान। तो इन सब में से आपको प्रकाशग्राही याद रखना है कि प्रकाशग्राही एक प्रकार का रिसेप्टर है, या फिर कह सकते हैं एक प्रकार का ग्राही है, जो क्या करता है, हमारी आंखों के अंदर पाया जाता है। यानी कि हमारी आंखें क्या करती है, प्रकाश को जब ग्रहण करती हैं तो उसको हम लोग यहाँ पे प्रकाशग्राही, ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा, नाक वाला। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे ये चीजें नहीं समझ में, नाक के अंदर क्या हो, हम तो जानते हैं कि सुगंध या फिर गंध क्या है, एक उद्दीपन का काम करेगा। तो यहाँ पे हमें सुगंध ग्राही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखना है कि नाक के लिए जो होता है हमारा रिसेप्टर, या फिर जो कह सकते हैं ग्राही होता है, वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका घ्राण ग्राही। तो इस पॉइंट को याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है स्वाद होगा, अगर हम कुछ खाते हैं हमारे जीभों पे स्वाद आता है, तो उसमें संवेदी अंग क्या होगा, जीभ, और इसके अलावा जो रिसेप्टर होगा वो होगा आपका रस संवेदी ग्राही। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछेंगे, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैं जब आपको ऐसे इन सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें मैं आपको सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चंस किस प्रकार से बनेंगे। मैं आपको क्वेश्चंस लेके आऊंगा, डिजाइन करके लेके आऊंगा, जिसमें आपको क्या करना होगा, केवल ये अगर आप थ्योरी पढ़े होंगे तो आपको 70 to 80% सारे सॉल्व हो जाएंगे। बाकी बचे हुआ 20% हम उस क्वेश्चंस को करा देंगे, जिससे क्या होगा, आपके एग्जाम में बेहतर तैयारी हो पाएगी। तो यहाँ पे स्वाद अगर जब होता है, क्या स्वाद एज अ स्टिमुलस काम के उद्दीपन का काम करे, तो वहां पे जो रिसेप्टर होगा
उसको हम लोग कहते हैं स्वादग्राही। सेम इसी तरीके से जब हमें आवाज सुनाई दे यानी ध्वनि, तो ध्वनिग्राही। अगर हमें गर्मी लगे, ठंड लगे, या फिर कह सकते हैं दर्द लगे, तो क्या होता है, हमारी ये जो स्किन है इस पे हमें पता चलता है कि हमें ठंड लग रही, या फिर कह सकते हैं इसमें हमें गर्मी की एहसास हो रही, या फिर कह सकते हैं हमें दर्द हो रहा। तो उसके लिए क्या होता है, उष्माग्राही। याद रखिए, ये जो स्लाइड है इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अगर आपको ये चीज समझ में आई तो आपको चैप्टर धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सारे जो चार वर्ड्स है, ये जो सारी चीजें, ये चीजें समझ में को नहीं आ, जिसके लिए क्या होता है, स्कूल में कई बार ये जो चैप्टर है वो आपका बाद में पढ़ाया जाता है। वो कब, बिल्कुल एग्जाम के लास्ट टाइम में। और क्या होता है कि इस लास्ट टाइम में बच्चे ज्यादा इस चीज को पढ़ नहीं पाते हैं, जिससे उनका जो स्कोर है वो इस चैप्टर से क्या होगा, अदर चैप्टर के कंपैरिजन में थोड़ा। तो याद रखिएगा, मैंने इन चीजों को फिर से बता दिया। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से देखोगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। उम्मीद है कि पहली बार में ही समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिया और सारी चीजें आप यहाँ पे समझ गए। तो यहाँ तक आप सारी चीजें समझ में आ गई। अब आगे क्या है, मैं केवल यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लेके आया हूँ। जैसा कि ये फिगर तो अच्छा है नहीं, बट आप बस केवल ध्यान फोकस कीजिए है क्या इसमें। जैसा कि आपको यहाँ पे एक कोई बर्तन है और ये क्या है, गर्म होने के लिए रखा गया है आग पे। तो जैसे ही यहाँ पे ये गर्म होने के लिए आग पे रखा गया, हम अपने हाथ को क्या करते हैं, इस पे टच करते हैं। जैसे हम इस बर्तन को छूते हैं, हमारा हाथ क्या होता है, जल जाता है, क्योंकि हम देखते हैं, फिर भी हम जब टच करते हैं हमारा हाथ जल जाएगा, और क्या होगा, हम इस हाथ को दूर हटा लेंगे। तो क्या यहाँ पे आपको चार चीजें मैं समझाने की कोशिश की। इसमें उद्दीपन क्या है, इसमें ग्राही क्या है, या फिर इसमें ये कह सकता हूँ कि इसमें आपका कार्यकारी अंग क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि है क्या। तो यहाँ पे पहली चीज की उद्दीपन है क्या, तो उद्दीपन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि उष्मा है। क्यों, क्योंकि ये गर्म हो रहा था। तो यहाँ पे उद्दीपन आपका क्या हो जाएगा, उद्दीपन यहाँ पे उष्मा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, उद्दीपन और क्या आपका उष्मा। मैंने इसमें एक्स्ट्रा चीजें ऐड नहीं की, मैं जो पीछे समझाया उसी चीज को बता रहा कि परिवर्तन क्या हुआ, हाथ का हटा जब हम इसे छुए, और ये क्या कैसा था, आपका गर्म था। तो उद्दीपन, अब उद्दीपन होता गया, जो क्या करे, चेंज लेके आए, किसी भी जीव की गतिविधि में चेंज लेके आए। तो क्या हुआ यहाँ पे, उष्मा क्या हो गया, आपका उद्दीपन हो गया। दूसरा, मैंने बताया कि उष्मा के लिए जो ग्राही होता है वो क्या होता है, मतलब जो रिसेप्टर होता है वो क्या होता है। तो मैंने यहाँ पीछे बताया उष्मा, यहाँ पे मैंने नीचे लिखा था कि जब हमें गर्मी, ठंड और दर्द का एहसास हो तो वो क्या होता है, हमें उष्माग्राही होता है, जिसको हम लोग कहते हैं थर्मो रिसेप्टर इंग्लिश में। तो मैं यहाँ पे आपको बताया ग्राही क्या हो गया आपका, यहाँ पे हो गया उष्माग्राही। ये क्या चीज हो गई आपका, उष्माग्राही। तो यहां तक समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या है, प्रतिक्रिया क्या होती है। प्रतिक्रिया का मतलब रिफ्लेक्स, हमने क्या उसके अपोजिट क्या रिफ्लेक्स किया, यानी कि हमने क्या रिफ्लेक्ट किया। रिफ्लेक्ट मतलब हमने उसके प्रति, या फिर कह सकते हैं उस प्रतिक्रिया में कौन सा काम किया। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हाथ को हटा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम प्रतिक्रिया में क्या हो जाएगा, हाथ को हटाना, या फिर कह सकते हैं हाथ का हटना। हाथ का, अब आगे है कि एक और चीज बची है, वो है कार्यकारी अंग। अब ये कार्यकारी अंग मैंने क्या बताया, ये ऊपर हो सकती है, ग्रंथियां हो सकती है, या फिर ये क्या हो सकता है, आपका मांसपेशियां हो सकती है। हाथ के अंदर मांस की पेशी, या फिर हाथ के अंदर मांसपेशी हुई तो वो आपका कार्यकारी अंग हो जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे हाथ की मांसपेशी, मांसपेशी। अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा कि क्या होता है, जैसे हम क्या करें, धूप में हमारी आंखों पे क्या करें, प्रकाश अचानक पड़ जाए, होता क्या है, वहां पे उद्दीपन क्या होगा, आपका प्रकाश ग्राही क्या हो जाएगा, आपका प्रकाश ग्राही। इसके अलावा प्रतिक्रिया क्या होगी, हाथ का लगना। और कार्यकारी अंग क्या होगा, कार्यकारी क्या अंग क्या होगा, हाथ की मांसपेशियां। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि उद्दीपन, ग्राही, तीसरा का कार्यकारी अंग, चौथा आपका क्या, प्रतिक्रिया किस प्रकार से हुई। ये फिगर उतना बेटर नहीं था, तो मैं केवल समझाने के लिए आपको बता, इस फिगर से उतना लेना है नहीं, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए मैंने इस पे क्या बताया। आगे जो है आपका, आगे का टॉपिक वो क्या है आपका, जैसे मैंने क्या बताया कि यहाँ पे जो कोशिका होती है हमारी सबसे छोटी यूनिट होती है, हमारी बॉडी सबसे क्या है, छोटी यूनिट पाई जाती है।
तो उसको हम लोग सेल बोलते हैं। अगर कई सारी सेल मिल जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऊतक बोलते हैं। कई सारे ऊतक में उसे ऑर्गन बनता है। कई सारे ऑर्गन के मिलने से क्या होता है, हमारा कह सकते हैं ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र बनता है। और कई सारे अंग तंत्र से क्या होता है, एक नए जीव का निर्माण होता है, या फिर कह सकते हैं कि एक जीव बनता है। उसी तरीके से हमने पढ़ा कि इसके अंदर क्या होती है, तंत्रिका तंत्र पाई जाती है। यानी कि हमने जब तंत्रिका तंत्र के बारे में बात किया, यहाँ पे हमने कहा कि अंग के मिलने से अंग तंत्र बनता है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे तंत्रिका तंत्र बना होगा, और तंत्रिका तंत्र क्या होगा, कई सारे अंगों से मिलकर बना होगा। तो मैंने पढ़ा है कि इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर आपका ब्रेन होता है, मतलब मस्तिष्क होता है, और इसके अलावा क्या होता है, स्पाइनल होती है। अब हमने इसके अंदर क्या पढ़ा कि कई सारी नर्व्स होती हैं जो कि आप स्पाइनल से जुड़ी होती हैं, जो कि क्या हो ब्रेन से जुड़ी होती हैं। तो ये जो बने हैं, ये जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारी जो चीजें आपकी हैं, ये किन से बनी होंगी, उसको हम बोलेंगे नर्व, क्या कह सकते हैं यहाँ पे जिन ये भी क्या होंगे, किसी न किसी टिश्यू से मिलकर बने होंगे। अब ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ऑर्गन, ये आपका किसी न किसी टिश्यू से मिलकर बने होंगे, उसको हम लोग कहेंगे नर्वस टिश्यू, या फिर कह सकते हैं तंत्रिका ऊतक। और तंत्रिका जो है वो भी किसी से मिलकर बने होंगे, उसको हम लोग कहते हैं न्यूरॉन, या फिर कह सकते हैं तंत्रिका। तो आपको दिखा यहाँ पे कि आपका सबसे पहले सेल के फॉर्म में क्या है, तंत्रिका, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन। इससे क्या मिलके बना हमारा, तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक। और इस तंत्रिका ऊतक से मिलके क्या बना हमारा, मस्तिष्क। क्या बना, मस्तिष्क। साथ ही में क्या बना आपका, मेरुरज्जु, मेरुरज्जु। और क्या बनता है आपका, आपका बनता है इसी से क्या, इसी से हमारा बनता है तंत्रिका तंत्र। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, तंत्रिका तंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जिसके अंतर्गत हमारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु पाया जाता है। हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु के अंदर कई सारी नसें जुड़ी होती है, या फिर कह सकते हैं कई सारी तंत्रिकाएं जुड़ी होती है एक जाल के फॉर्म में। अब ये जो हमारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु है, ये तंत्रिका ऊतकों से मिलकर बना है। और हमारे जो तंत्रिका ऊतक है वो किन से मिलकर बने हैं, वो आपका बना है तंत्रिका से, या फिर कह सकते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन। तो इस चैप्टर में हमें न्यूरॉन को पढ़ना है। न्यूरॉन से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि न्यूरॉन क्या है, इसके अलावा न्यूरॉन का सचित्र वर्णन कीजिए, या फिर कह सकते हैं न्यूरॉन के क्या कार्य। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। उनको कैसे करना है वो हम पहले बाद में देखेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि न्यूरॉन होता क्या है, या फिर इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं, इसका क्या काम है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। अगला यहाँ पे है कि न्यूरॉन, या फिर कह सकते हैं तंत्रिका कोशिका के भाग। मतलब न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन एक प्रकार की सेल होती है, या एक कह सकते हैं कि तंत्रिका एक प्रकार की कोशिका है जो कि हमारे तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। कई सारी तंत्रिका कोशिका मिलकर के तंत्रिका ऊतक का निर्माण करती है। तंत्रिका ऊतक मिलकर के एक साथ हमारे ब्रेन का निर्माण करते हैं, या फिर कह सकते हैं हमारे मेरुरज्जु का। और उनसे क्या करते हैं कि संदेश को या फिर इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे न्यूरॉन या फिर तंत्रिका कोशिका के भाग, यही वाला पार्ट आपके इसमें आता है कि उसका हमें क्या करना होता है, चित्र के उसका वर्णन करना होता है। तो यहाँ पे चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। आपकी बुक में क्या है, न्यूरॉन का फिगर दिया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे न्यूरॉन का फिगर आके आपको दिखाते हैं, जिससे क्या हो आपको बन आ जाए। आप घर पे बुक करके थोड़ा और बेटर तरीके से कर लो, जिससे क्या हो आपका सारा चीज, या फिर कह सकते हैं कि जो फिगर हो वो आपका बिल्कुल अच्छे बन जाए। इसे हम बनाते हैं, किस तरीके से ये बनेगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से। आपको यहाँ पे मैं बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक सर्कल जैसी संरचना दिखेगी, और इसके अंदर क्या होता है, एक हमारा न्यूक्लियस पाया जाता है, जो कुछ मैं अभी बना के दिखाता हूँ। इसमें आपका एक न्यूक्लियस है, और इसके अंदर क्या भरा होता है, इसके अंदर जैसा कि आपको पता है कि किसी भी सेल के अंदर क्या भरा जाएगा, कोशिका द्रव्य भरा जाता है, या फिर कह सकते हैं साइटोप्लाज्म। तो वो क्या है, इसके अंदर हमारा भरा होता है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो गोल की स्ट्रक्चर दिख रही, इससे कई सारी इस प्रकार से कह सकते हैं कि शाखाएं निकली होती हैं। वो होता क्या है,
मैं इसको अभी आपको बता देता हूँ कैसे होता है। इस प्रकार से कुछ आपको शाखाएं निकली हुई दिखेंगी और इसी के अंदर से क्या होगा, यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से आपका एक पूंछ जैसी संरचना आपको निकलती हुई दिखेगी, जो कि अभी मैं बताता हूँ कि इनको हम क्या क्या कहते हैं, फिर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपको एक पूंछ जैसी संरचना दिखती है, बिल्कुल सेम ऐसे ही फिगर बनाना है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है वो काफी इजी है। और यहाँ पे क्या होता है, बीच बीच में छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उसको आप बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो, ऐसे भी छोड़ दोगे तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे बीच में क्या होंगी, छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, आप इसको बना सकते हो या फिर नहीं बना सकते हो। लास्ट में क्या होता है, लास्ट में जिस प्रकार से यहाँ पे आपको कई सारी शाखाएं निकलती हुई दिखी हैं, सेम पीछे भी इसी प्रकार का होता है। कैसे, अभी इसको आपको बना के दिखा रहा। यहाँ पे क्या होगा, ये भी अलग अलग पार्ट्स में हमारा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे जो पीछे है, और इसमें भी क्या होंगी, कई सारी इस प्रकार से कह सकते हैं कि सिराएं निकली होती है, जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा। तो ये है आपका न्यूरॉन। अब इस न्यूरॉन के अंदर है क्या क्या, या फिर जैसे कोई भी फिगर है तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि उसके अंदर कुछ न कुछ तो नाम सारी चीजों का होता है। वैसे ही इसके अंदर भी क्या होता है, हम उसको एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं। जैसा कि आपको ये जो शाखाएं दिख रही होंगी, उधर की नहीं, केवल यहाँ पे ये जो ऊपर आपको शाखाएं दिख रही होंगी, इसको हम कहते हैं डेंड्राइट। क्या कहते हैं, डेंड्राइट। अभी इनके बारे में डिटेल में आगे लिखा गया, इसको हम कहते हैं डेंड्राइट। आप इसका क्या करो, इंग्लिश याद कर लो, और उसी को आप क्या करो, देवनागरी लिपि में लिख सकते हो। क्या है ये आपका, ये है डेंड्राइट। ये जो आपको ये सर्कल सा जो भी स्ट्रक्चर दिख रहा हो, इसको हम लोग कहते हैं सेल बॉडी, या फिर हिंदी में कहते हैं इसको हम लोग कोशिकाएं। क्या कहते हैं, कोशिकाएं। और भी इसके कई सारे नाम है, जैसे इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग सेल, और इसको एक और नाम से जानते हैं सोमा। तो ऐसे कई सारे इसके नाम है। यहाँ पे मैंने दो चीजें बताई कि ये जो आपका दिख रहा, सॉरी, ये जो सर्कल जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा, वो क्या है, वो आपका सेल बॉडी है। ये आपका सेल बॉडी, फिर कह सकते कोशिकाएं है, या फिर आपका सोमा है। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या दिख रहा, यहाँ पे एक सर्कल नुमा संरचना दिख रहा, जिसको हम कहते हैं, ये है क्या, कह सकते हैं ये आपका केंद्रक है, या फिर कह सकते हैं ये आपका क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है। ये आपका न्यूक्लियस। तो याद रखिएगा कि ये हो गया आपका डेंड्राइट, ये हो गया कोशिका, ये क्या हो गया, केंद्रक। ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा, यहां से लेकर के यहां तक, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सॉन, या फिर कह सकते हैं अक्षु, हिंदी में कहते हैं अक्षु तंतु। तो ये क्या है आपका, एक्सॉन, एक्सॉन, या फिर आप इसको एक्सॉन भी कह सकते हो। तो वो सारी चीजें, और ये जो आपको यहाँ पे क्या, मैंने कितनी चीजें बता दी, तीन चीजें, पहला डेंड्राइट, दूसरा केंद्रक यानी कि कोशिकाएं के अंदर केंद्रक, तीसरा आपका पूरा ये जो पूंछ जैसे संरचना दिख रही, इसको कहते हैं एक्सॉन, या फिर कहते हैं अक्षु तंतु। और ये जो है, इसको हम लोग बोलते हैं नर्व एंडिंग। जैसे लास्ट आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, इसको हम कहते हैं नर्व एंडिंग। हिंदी में क्या कहेंगे, तंत्रिका अंत, या फिर कह सकते हैं तंत्रिका शिरा, तंत्रिका अंत, या फिर तंत्रिका शिरा भी कह सकते हो, या अंत अंत भी इसको कह सकते हो। आप उसको इंग्लिश में भी वहां पे एग्जाम में लिख दोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी आपको क्या समझ में आया कि इसके कितने पार्ट मिली, इसके चार पार्ट, कौन कौन से, पहला डेंड्राइट, दूसरा आपका सेल बॉडी सोमा, या फिर कह सकते हैं कोशिका, तीसरा आपका एक्सॉन, और चौथा आपका नर्व एंडिंग, या फिर कह सकते हैं तंत्रिका शिरा या तंत्रिका अंत। अब मैं आपको क्या बताता हूं कि ये आपके केवल एक नर्व का फिगर है। अब आपने क्या पढ़ा कि एक तंत्रिका, या फिर कह सकते हैं ये आपका एक न्यूरॉन का फिगर है। अब हमारी बॉडी में एक नहीं, न जाने कितने न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, और सारे न्यूरॉन्स मिलकर के क्या करेंगे, तंत्रिका ऊतक का निर्माण करते हैं। और जो तंत्रिका ऊतक होता है, उससे हमारा ब्रेन, ये सारा चीज अटैच होता है, ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको न्यूरॉन के पहले पार्ट समझ लेने हैं कि कौन कौन से है, डेंड्राइट,
शाखादार जो संरचना है कोशिका है यानी कि सेल बॉडी, इसके बाद एक्सॉन, इसके बाद नर्व एंडिंग। होता क्या है, जब भी हमारी बॉडी में क्या होता है, कहीं पे कोई इंफॉर्मेशन यहां से वहां किस प्रकार से होती है उसको हम लोग इसके अंदर देखते हैं। तो हमारी बॉडी में अगर कोई इंफॉर्मेशन आती है तो वो सबसे पहले हमारा डेंड्राइट के पास जाता है, और डेंड्राइट क्या करता है, अपनी इस शाखानुमा संरचना से कहां भेज देगा उसको भेज देता है हमारे कोशिकाएं तक, जहां पे कोशिकाएं एक ऐसा गोल सा चौड़ा सा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस और कुछ साइटोप्लाज्म भरे हैं, कुछ कोशिका द्रव्य भरे हैं। इस साइटोप्लाज्म को हम लोग न्यूरोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा ये जो पूंछ, तो क्या होगा, यहाँ पे आकर के हमारा इंफॉर्मेशन आएगा और ये क्या करेगा, आगे सेम इसी तरीके से एक्सॉन से होते हुए नर्व एंडिंग के आगे क्या होगा, ये जो फिगर है यही फिगर ऐसे फिर इसके पीछे बना होगा। तो क्या करेगा, ये एक नर्व क्या करेगा, दूसरे नर्व को, दूसरा नर्व तीसरे को, यानी एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को, दूसरा न्यूरॉन तीसरे को, और ऐसे होते होते क्या होगा, वो मेरुरज्जु के पास जाएगा, मेरुरज्जु से मस्तिष्क तक पहुंचा देगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे न्यूरॉन का फिगर बन गया। उम्मीद है कि यहाँ पे आपको ये न्यूरॉन का जो फिगर है समझ में आ गया होगा। ये आपके इंपॉर्टेंट है तो आप इसको एक दो बार बना करके लिख लीजिएगा। यही चीजें आपको आगे लिखी गई है कि क्या क्या इसका पार्ट है, कौन कौन सा। पहला है आपका डेंड्राइट, यहाँ पे कुछ इस तरीके से है आपका डेंड्राइट, और ये हो गया आपका कोशिकाएं यानी कि सेल बॉडी, ये हो गया आपका एक्सॉन या फिर कह सकते हैं एक्सॉन, अक्षतंतु जो भी आप कह लो, ये हो गया आपका तंत्रिका सिरा। तो ये चीजें, अब क्या लिखा है यहाँ पे, सबसे पहले कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी वो कहाँ आएगी, वो हमारा आएगा डेंड्राइट के पास। कहाँ पे आता है वो हमारा आएगा डेंड्राइट के पास, यहाँ पे डेंड्राइट। इसके बाद तो डेंड्राइट के बारे में क्या लिखा गया, देखिए ध्यान से लिखा है कि शाखादार संरचना जो पिछले न्यूरॉन से जानकारी एकत्र करती है वह कोशिकाएं तक पहुंचाती है। अब क्या लिखा है कि पिछले न्यूरॉन, यानी कि मैंने क्या बताया कि हमारी बॉडी में कई सारे न्यूरॉन्स हैं, तो ये पहला न्यूरॉन हो गया, दूसरा क्या होगा, इसके पीछे होगा, तो ये क्या होगा, ये आगे का जो डेंड्राइट वाला पार्ट है वो यहीं पे पाया जाएगा। तो होगा क्या, यहां से आपके इंफॉर्मेशन आएगा कुछ इस तरीके से नर्व एंडिंग, और नर्व एंडिंग के बाद क्या होगा, फिर से डेंड्राइट, और यही प्रोसेस आगे बढ़ती चली जाएगी। और एक तरीके से ये इंफॉर्मेशन होती है मेरुरज्जु के होते सहारे हुए हमारे कहां तक, ब्रेन तक चली जाती है। तो पहले कहां इंफॉर्मेशन आती है, डेंड्राइट तक। ये एक शाखादार संरचना होती है जो पिछले न्यूरॉन से जानकारी एकत्र करती है और कोशिकाएं तक पहुंचा देती है, मतलब सेल बॉडी तक पहुंचा देती है। इसके बाद हमारा जो इंफॉर्मेशन होता है वो कहाँ आता है, वो आता है हमारा डेंड्राइट के बाद कोशिकाएं तक। तो क्या बोला, न्यूरॉन का गोल हिस्सा जिसमें क्या हो, प्रचुर मात्रा में कोशिका द्रव्य पाया जाता है, जिसको हम लोग न्यूरोप्लाज्म के नाम जानते हैं। इसके अलावा ऐसे केंद्रक यानी न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, और भी सारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और भी सारे जो सेल्स के पार्ट हैं वो आपके पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका कोशिका। इसके बाद कोशिकाएं से ये इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगा, वो हमारा जाएगा एक्सॉन के पास। तो ये क्या है, एक्सॉन एक लंबी नली जैसी कोशिका से तंत्रिका, क्या बोला कि एक्सॉन क्या है, एक लंबी नली जैसी संरचना है, या फिर कह सकते हैं एक प्रकार की तंत्रिका संरचना है, जिससे क्या होगा, हमारी जो इंफॉर्मेशन है तंत्रिका सिरों तक पहुंच जाती है। तो पहला दूसरा कोशिका, तीसरा। इसके बाद ये फिर क्या होगा, ये हमारा तंत्रिका सिरा, और तंत्रिका सिरा क्या होगा, अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट को दे देता है। तो आपसे एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में ये चारों क्या हो जाएंगे, ऑप्शन में दे दिए जाएंगे, और बोलेगा कि इसको आप क्या करो, सीक्वेंस में करो कि किस प्रकार से इंफॉर्मेशन आती और जाती है। तो आती कैसे है सर, डेंड्राइट, कोशिका, एक्सॉन और तंत्रिका सिरा से। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी किस प्रकार से ये आपका था। आगे क्या है, आगे आपको कुछ चीजें दो है जिन्हें हमें न्यूरॉन के अंदर समझना है, आइए उनको हम समझ लेंगे। पहला आपका सिनेप्स होता है, उसको आपको समझाता हूँ। दूसरा आपका क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आप इंग्लिश से याद कर सकते हो, इंग्लिश लर्न कर सकते हो, इतना भी कोई हार्ड नहीं है, बोलते भी ऐसे ही। ज्यादातर लोग एग्जाम में भी सिनेप्स के फॉर्म में पूछता है, न्यूरो
न्यूरो मस्कुलर जंक्शन को भी इसी तरीके से, अगर इसको एग्जाम या फिर कह रहा कि जिस प्रकार से मैं क्वेश्चंस को कराऊंगा तो उसमें अगर सिनेप्स की हिंदी लिखी तो क्या रहेंगे, हिंदी में आपको इंग्लिश के यही वर्ड्स यानी सिनेप्स से लिख के लेके आएंगे, जिससे क्या होगा आपको क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर में आपको बडिंग पढ़ाया था, तो बडिंग को हमने क्या, उसके अंदर हमने सारी बता दी। अब उसके अंदर उसको एक और नाम से जानते हैं, बडिंग को एक और नाम से जानते हैं, मुकुलन विधि, तो वो आपको क्लियर नहीं होगी। तो उस चीज को जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो वो सारा एक ही साथ आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब कि आपने सारी चीजें पढ़ी, बस उसका एक नाम मेथड है, तो वो मैं आपको आगे बता दूंगा। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि सिनेप्स क्या होता है और दूसरा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है। तो सिनेप्स क्या यहाँ पे लिखा गया, बोला कि दो न्यूरॉन के मध्य के कहते हैं सिनेप्स कहते हैं, इसमें विद्युत संकेत परिवर्तन रासायनिक संकेत में, उस चीज को मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। पहले मैं आपको ये चीजें समझा देता हूँ कि ये बोल क्या रहा। पहला इसमें क्या होंगे, तो पहला हम इसमें एक छोटा सा फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बीच ये आपका न्यूक्लियस हो गया और इससे निकल गए क्या, कई सारे हमारे डेंड्राइट्स। अब आपको यहाँ पे नाम क्लियर हो गए होंगे कि डेंड्राइट क्या कह रहा, ये सारी चीजें। ये हो गया आपका डेंड्राइट और इसमें से क्या निकल गया आपका, यहाँ पे आपका निकल जाता है इस तरीके से आपका एक्सॉन। ये आपका यहाँ पे एक्सॉन निकल गया और इसके अलावा यहाँ पे और क्या मिलेगा, यहाँ को तंत्रिकाएं सिराएं मिलेंगी। तो यहाँ तक चीजें समझ में आई। इसके अलावा और क्या होता है, यहाँ पे एक और आपका क्या पाया जाएगा, ये एक और आपका यहाँ पे क्या मिलेगा, हमारा मिलेगा न्यूरॉन। जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि दो न्यूरॉन के बीच सूक्ष्म अंतर, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे कुछ डेंड्राइट्स इस प्रकार से निकल जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे इस प्रकार से इसमें डेंड्राइट निकल गया। इसके बाद और क्या होता है इसमें, एक ये आपका कोशिकाएं बन गया और ये क्या हो गया आपका यहाँ पे अक्षु तंतु, या फिर कह सकते हैं आपका क्या निकल गया, ये आपका निकल गया एक्सॉन और ये हो गया आपका तंत्रिका शिरा। तो यहाँ पे होता क्या है, होता ये है कि आपके यहाँ पे जो ये जो गैप दिख रहा, ये वाला जो दो तंत्रिकाओं के बीच ये जो गैप दिख रहा, इसी गैप को हम लोग कहते हैं सिनेप्स। तो आपको यहाँ पे सिनेप्स क्या समझ में आया कि दो न्यूरॉन के बीच का ये जो गैप ज्यादा भी नहीं होता है, यहाँ फिगर में आपको दिख रहा, लेकिन सिनेप्स होता है क्या, ये एक थोड़ा सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक डिफरेंस होता है, या फिर कह सकते हैं बीच में इसके कुछ जगह होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं। और एक चीज और क्या बोल रहा है, विद्युत संकेत परिवर्तित रासायनिक संकेत में विद्युत संकेत क्या हुआ, आप एक चीज यहाँ पे देखोगे कि जैसे ही हमें कोई इंफॉर्मेशन मिली या फिर हमारे पैरों में मान लीजिए चुभा, तो ये क्या होगा, हमें तुरंत क्या होगा, हमें जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो तुरंत मिलेगी। मान लीजिए इलेक्ट्रिकल फॉर्म, जिसको यहाँ पे विद्युत बोल रहा, और क्या होता है वो यहाँ पे इस तरीके से वेव या कह सकते हैं तरंगों की तरीके से जाएगा। तो क्या हुआ, इसको बोल रहा कि विद्युत। और एक चीज आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो तंत्रिका शिरा है, इसके शिरा में क्या होंगे, कुछ कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं। क्या मिलते हैं, ये सारे ये आपका केमिकल होता है, केमिकल, जिसको हम लोग इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या कहते हैं, इस चीज को हम लोग कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर, अब आपको मैं फिर से बता रहा, न्यूरोट्रांसमीटर होता क्या, जैसा कि मैंने क्या बताया कि इसके तंत्रिका शिरा के अंदर कुछ क्या होंगे, छोटे छोटे हमारे केमिकल्स पाए जाते हैं। ये केमिकल्स होंगे इधर से, ये में मतलब इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जो हमारी इंफॉर्मेशन आई वो कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पे सिरों पे पहुंची, इसके अंदर से ये केमिकल क्या होंगे, एक्टिव हो जाते हैं, और ये केमिकल यहाँ से उठ करके इस डेंड्राइट दूसरे वाले डेंड्राइट्स के पास आ जाएंगे और क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को आगे भेज देंगे। अब ये क्या होगा, केमिकल फिर एज मान लीजिए इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हमारी इंफॉर्मेशन आगे बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते फिर ये जब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फॉर्म है, यहाँ पे फिर से न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा, और फिर वो क्या करेगा अगले वन। तो यहाँ पे बात की थी सिनेप्स क्या होता है, ये जो बीच का जो गैप है इसी को हम क्या कहेंगे, सिनेप्स। क्या कहेंगे इसको, सिनेप्स, इसको कहते हैं सिनेप्स। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि सिनेप्स क्या होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच जो सूक्ष्म सा
जगह होता है, या फिर कह सकते हैं जो जगह होती है उसी को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। और क्या होता है यहाँ पे विद्युत संकेत परिवर्तित हो जाते हैं हमारे रासायनिक संकेत में। इसके अलावा आपको एक और चीज यहाँ पे दिख रही होगी, क्या वो कह सकता हूँ कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जंक्शन। सिंपल सा जो लिखा है आप इसको समझ लीजिए, मैं आपको आगे बताता हूँ। मोटर न्यूरॉन क्या होता है वो आपको आगे बता रहा कि मोटर न्यूरॉन होता है क्या। वह मांसपेशियों के तंत्रिका अंत या फिर कह सकता हूँ तंत्रिका सिरा के बीच जो कह सकते हैं कि जो गैप होता है उसी को होता क्या है। देखिए ध्यान से यहाँ पे इसका एक छोटा सा अलग से फिगर मैं आपको बना के दिखा दे रहा। मान लीजिए ये क्या हुआ, आपका एक न्यूरॉन मिला और न्यूरॉन के अंदर ये आपका डेंड्राइट कुछ इस तरीके से डेंड्राइट, और क्या होगा इससे आपका, या फिर इतना बनाने की जरूरत नहीं है हम लोगों को, यहाँ पे हम केवल वही पार्ट बनाएंगे जो कि क्या होगा हमारे लिए जरूरी होगा। तो देखिए हमसे जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये आपका एक्सॉन वाला पार्ट आया था, इसके पीछे क्या होता है, इसके पीछे होता है हमारा तंत्रिका सिरा। ये आपका हुआ तंत्रिका सिरा। इसके पीछे मान लीजिए यहाँ पे आपकी कोई मसल होगी। क्या मसल, मसल मतलब मांसपेशी कोई होती है, जैसे हाथ की मांस हो सकती है, ये सारी चीजें, ये आपका मांसपेशी हो गया। तो इनके बीच का ये जो जगह पाया जा रहा है, कह सकते हैं कि एक प्रकार ये एक दूसरे से क्या यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिल रहा है। यानी कि ये इधर और ये इधर जब मिल रहे हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक प्रकार का जंक्शन है। इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि तंत्रिका सिरा और मांसपेशियों के बीच का जो जंक्शन होता है उसी को हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे स्निप्स और दूसरा आपको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे क्या है आपका, आगे ये लिखा है कि तंत्रिका आवेग क्या होता है। एक एक वर्ड्स को आप लोग इजीली अच्छे से समझोगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो क्या है तंत्रिका आवेग, लोग बोलते हैं नर्वस इंपल्स। होता क्या है, पढ़ेंगे आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा कि तंत्रिका आवेग तंत्रिकाओं या न्यूरॉन्स के साथ ले जाने वाले रासायनिक संकेतों की तरंग है। मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ पे जो हमारे विद्युत फॉर्म है ये केमिकल फॉर्म में, तो ये क्या होगी, एक तरंग की तरह आगे बढ़ेगी, मतलब एक वेव की तरह ये क्या होता है, आगे बढ़ता है। तो वही चीज, इसी को हम क्या कहेंगे, वेव, जो ये तरंग आगे बढ़े इसी को हम लोग कहेंगे विद्युत आवेग। तो सॉरी ये इसको बोलते हैं तंत्रिका आवेग। तंत्रिका आवेग तंत्रिकाओं या न्यूरॉन्स के साथ ले जाने वाले विद्युत या फिर रासायनिक संकेतों की तरंगें हैं, जब पर्यावरण से प्राप्त उत्तेजनाओं के परिणाम स्वरूप कोशिकाओं में शुरू होते हैं। जैसे हमें क्या होगा, हमारी आंखों पे प्रकाश है, आंखों के अंदर फोटो रिसेप्टर, इसका प्रकाशग्राही, वो क्या होगा, न्यूरॉन्स को एक्टिव कर देगा और हमें इलेक्ट्रिकल फॉर्म में वो क्या होगा, हमें प्रकाश हमारे अंदर जाएगा, मतलब कि एज अ वेव फॉर्म में जो हमें क्या करेगा, नर्व्स के अंदर, सॉरी न्यूरॉन्स के अंदर जाएगा। न्यूरॉन्स के आपको पता है कि सिरा पे क्या पाया जाता है, तंत्रिका सिरा। तो क्या होगा, क्या मिलेगा, केमिकल के फॉर्म में आ गया, डेंड्राइट के अंदर चला जाएगा, डेंड्राइट से फिर वो क्या करेगा, विद्युत फॉर्म में आगे बढ़ेगा। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, तंत्रिका आवेग। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से ये चीजें आपकी हो रही हैं। जस्ट एक मिनट। तो क्यों हुआ आपको समझना तंत्रिका आवेग, क्योंकि उसके पहले हमें क्या हुआ, के पास विद्युत संकेत मिले और उसकी तंत्रिका सिरा में केमिकल्स थे, और उसके बाद वो वेव क्या हुई, केमिकल्स को एक्टिव कर दी और वो दूसरे वाले एक्सॉन में पहुंच गया। यहाँ पे आपको ये सारी चीजें इसी वाले में मैंने समझा दिया। किसकी केमिकल क्या था, न्यूरोट्रांसमीटर। क्या था आपका, न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ पे ये भी चीजें आपको समझ में आ गई। अब आगे एक आपका क्वेश्चन आएगा कि न्यूरॉन्स जो होती हैं, यानी कि जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, उनके बीच इंफॉर्मेशन या फिर कह सकते हैं जो संदेश होते हैं वो किस प्रकार से आगे जाते हैं, कह सकते हैं जो सिग्नल होता है आगे जाता है। मैं आपको एक बार समझा दूंगा, इसके बाद क्या होगा आपको ये जो बना आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पैरों में क्या होगा, हार्ट डूबेगा, तो हमारे पास जो नर्व्स क्या होगा, जो नर्व्स नहीं कहना चाहिए, वहां पे कह सकता हूं कि जो न्यूरॉन्स होंगे, तो क्या होगा, उस न्यूरॉन्स के अंदर डेंड्राइट होगा, वो क्या लेगा, ये इंफॉर्मेशन लेगा कि हमारे पैर में क्या हुआ, न्यूरॉन्स का जो इंफॉर्मेशन लेगा किस फॉर्म में, एज अ इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, कह सकते हैं कि विद्युत फॉर्म में। और क्या होगा, वो कोशिकाएं तक जाएगा, मतलब उसके पास वो एकत्र होगा, एक्सॉन के पास जाएगा, वहां से सिरा होगा। इसके बाद फिर क्या होगा, वो दूसरे न्यूरॉन्स के पास जाएगा और फिर ऐसे ऐसे करते करते वो मेरुरज्जु के पास जाएगा, मेरुरज्जु के बाद वो ब्रेन तक जाएगा। ब्रेन क्या करेगा,
ब्रेन तुरंत उसी इंफॉर्मेशन को पाते ही क्या करेगा, ऐसा मतलब प्रतिक्रिया करेगा और दोबारा से न्यूरॉन्स हमारे हाथ को ये संदेश देगा या फिर हमारे हाथ को ऐसे कुछ बताया, फिर कह सकता है हमारे बॉडी को कुछ इस प्रकार से पकड़ने में हेल्प करता है कि हमारे पैर में क्या हुआ, कांटा चुभ चुका है। तो उसको हम क्या करते हैं, हाथों से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये क्या है आपका पहले होगा, बोला कि डेंड्राइट ये आपका फर्स्ट होगा, याद रखिएगा, ये ना कि इधर से स्टार्ट। डेंड्राइट सूचना को एकत्र करता है, ये वाला यहाँ पे नहीं होगा, इस चीज को हम मिटा देते हैं। क्या ये देखिए ध्यान से, पहले डेंड्राइट हमारा क्या करेगा, सूचना को एकत्र करेगा, रासायनिक प्रतिक्रिया विद्युत आवेगों को स्थापित करेगी। विद्युत आवेग मैंने समझा कि विद्युत आवेग में विद्युत के फॉर्म में हमें सिग्नल्स मिलेंगे केमिकल्स में, तो उस विद्युत आवेग जो होगा वो डेंड्राइट कोशिकाएं तक जाएगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे पीछे बता दिया, जैसे मान लीजिए केमिकल के फॉर्म में मतलब रासायनिक फॉर्म में मिला क्या संकेत, वो क्या करेगा डेंड्राइट तक किस फॉर्म में अब आगे जा रहा होगा, वो आपका जा रहा होगा विद्युत आवेग के फॉर्म में। तो ये बोला विद्युत आवेग से कोशिका तक जाएगा, कोशिका से एक्सॉन तक जाएगा, एक्सॉन के सिरे से फिर कहां जाएगा, विद्युत आवेग सिनेप्स को पार कर तो न्यूरोट्रांसमीटर नामक क्या करेगा, रसायन को छोड़ते हुए क्या करेगा, अगले डेंड्राइट तक जाएगा। अगले डेंड्राइट के बाद कहां जाएगा, ऐसे करते करते वो मेरुरज्जु के पास, उसके बाद वो जाएगा हमारे ब्रेन के पास और हमें ये पता चल जाएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पहला तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स होता है क्या है, ये तंत्रिका का बिल्कुल छोटी सी कह सकते हैं कि यूनिट है या फिर तंत्रिका की सबसे छोटी कह सकते हैं, जिसका तंत्रिका का निर्माण होता है, जो कि यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड को बनाने में हेल्प करता है, उससे बनता है। इसके कितने पार्ट होते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं, डेंड्राइट्स जो कि क्या करे इंफॉर्मेशन को ऐसा कि कलेक्ट करे, दूसरा आपका कोशिका है उसके बारे में आप लोगे, तीसरा आपका एक्सॉन, चौथा आपका तंत्रिका सिरा। फिर फिगर बनाओगे आप, इसके बाद आप यहाँ पे ये करोगे कि इस प्रकार से उसमें आप सिनेप्स बता सकते हो, न्यूरोट्रांसमीटर, ये सारी चीजें, इसके बाद न्यूरो जंक्शन, विद्युत आवेग, और फिर आप न्यूरॉन्स के भी सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ये सारी चीजें जब आप बताओगे तो एग्जाम में आपका दो पेज में इजीली आंसर हो जाएगा। तो आंसर तो उतना बड़ा लिखना है नहीं, जो हमसे एग्जाम में पूछेगा हमें वही आंसर लिखना है। अब हमें यहाँ पढ़ेंगे न्यूरॉन के प्रकार कितने होते हैं। न्यूरॉन के केवल 3 प्रकार हैं, आप इस बहुत इजी तरीके से समझ सकते हो। क्या न्यूरॉन के 3 प्रकार कौन कौन से, संवेदी न्यूरॉन जिसको हम लोग सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, दूसरा है इंटर न्यूरॉन मतलब जिसको हम कह सकते हैं मध्य तंत्रिका कोशिका भी कह सकते हो, और तीसरा मोटर न्यूरॉन। अब सिंपल सी मैं एक चीज आपको बताता हूँ, क्या यहाँ पे सीएनएस तक पहुंचाता है, यानी कि हमारी बॉडी में ऐसे न्यूरॉन जो क्या करे इंफॉर्मेशन को ले, ये हमारे मेरुरज्जु तक जाए या स्पाइनल कॉर्ड तक जाए और हमारे ब्रेन को दे दे। तो पहला काम कि ऐसे न्यूरॉन्स, या ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे न्यूरॉन या ऐसी तंत्रिका कोशिकाएं जो क्या करे हमारी बॉडी से इंफॉर्मेशन मेरुरज्जु से होकर हमारे ब्रेन पहुंचाए, न्यूरॉन्स को कहेंगे संवेदी न्यूरॉन। सिंपल सा संवेदी न्यूरॉन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है कि यहाँ पे लास्ट मोटर न्यूरॉन, ऐसा न्यूरॉन जो क्या करे हमारे ब्रेन से होता हुआ, जैसे पैर में चुभा तो हमें उसको हटा ले, मतलब हाथ से निकाले, ब्रेन से क्या हुआ गया इंफॉर्मेशन गया, कह सकते हैं कि प्रकार से इंफॉर्मेशन यहाँ पे से होता है ब्रेन के द्वारा, ब्रेन जाएगा स्पाइनल कॉर्ड से सारे न्यूरॉन के होते हुए हमारे बॉडी क्या होगा इंफॉर्मेशन फैल जाएगा, तो कहेंगे न्यूरॉन। यानी संवेदी का अपोजिट हमारा मोटर न्यूरॉन। ये क्या है बीच वाला, इन दोनों एक दूसरे के साथ जोड़ता है। यहाँ पे ये तंत्रिका आवेग को रिसेप्टर के सीएनएस तक पहुंचाता है। सीएनएस कौन कौन से, ब्रेन और मेरुरज्जु। यहाँ आपको समझ में आएंगे कि किस प्रकार से न्यूरॉन के प्रकार मैंने आपको समझाया। अब आगे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या है कि न्यूरॉन की क्रियाएं कितनी होती है, तो उसको मैं बता दूंगा, फिर आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, जिससे क्या होगा आपको क्लियर हो जाएगा। लिखा मैं कल आपके लिए लेके आऊंगा, जिससे आपको सारी चीजें लिखी हुई दिख जाएंगी, किस प्रकार से इनको डेफिनेशन, या मैं जो समझा रहा बस वैसे ही समझ जाओगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। पहला किस क्रिया होता क्या, ऐसी क्रियाएं जिनमें जो क्या हो हमारी इच्छा अनुसार हो, या फिर कह सकते हैं ऐसी क्रियाएं जिनमें हम क्या करके उस काम को करें, या फिर ऐसी क्रियाएं जिनको क्या करें अपने दिमाग के द्वारा, दिमाग का यूज करके, ब्रेन का यूज करके वैसी क्रियाओं को करें, तो इसको हम कहते हैं स्वैच्छिक क्रिया। जैसे लिखना, पढ़ना, दौड़ना, इसे आपकी स्वैच्छिक क्रिया। स्वैच्छिक क्रिया ऐसी क्रिया जिनमें क्या, जिनको हम इच्छा क्या करें, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट
कि इसमें हम क्या करें, अपनी सोच का इस्तेमाल करके। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इसमें हम क्या करें, अपने ब्रेन का, मस्तिष्क का इस्तेमाल करके ये क्रियाएं करें। एग्जाम्पल आप लिख दोगे तो क्या होगा, आपको यहाँ पे स्वैच्छिक क्रियाएं, 3-4 पॉइंट आपको समझ में जाएंगे। अगर एग्जाम में लिखने को आएगा स्वैच्छिक अच्छिक में डिफरेंस बताओ तो 3-4 पॉइंट इसके भी मैं बता ही दे रहा। अनैच्छिक क्रिया बिल्कुल अपोजिट, ये क्रिया हो गया जिनमें हम क्या करते हैं कि हम अपनी इच्छा अनुसार क्या क्रियाओं को नहीं करते हैं। ये क्रियाएं खुद होती है, इनके ऊपर हमारा कोई कहते हैं कि एक प्रकार से वश नहीं होता है, या फिर इनको हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, अपनी सोच का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसमें हम अपनी मस्तिष्क का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसके कुछ एग्जांपल्स क्या होंगे, जैसे हमारा जो हार्ट है वो पंप करता है, धड़कता रहता है, कह सकते हैं, तो वो क्या है, क्या वो हम कंट्रोल कर सकते हैं? तो नहीं, कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या कहेंगे, अनैच्छिक क्रिया। 4 पॉइंट कौन कौन से ऐसे हैं जिन्हें क्या करें, हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं करें, उनको अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। इसे हम अपने सोच का, थिंकिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट, तीसरा, इसमें अपने ब्रेन का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। चौथा, इसमें इसके एग्जाम्पल प्रतिवर्ती क्या होती है। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल आपका क्या हो सकता है, पढ़ना, यानी कि हम चाहेंगे तो पढ़ेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं पढ़ेंगे। ये आप इसका एग्जाम्पल लिखना। सेम इसी तरह एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा रक्त का पंप होना। अब प्रतिक्रियाएं होती है सर, ऐसी क्रियाएं जिन्हें क्या हो, जो क्या अचानक से की गई हो, मतलब वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। याद रखिएगा, ये भी हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। क्या होता है, ऐसी क्रिया जो अचानक से हो जाए। अचानक मतलब वो कोई हम नहीं करते, अचानक हो जाती है, मतलब एक प्रकार से अनैच्छिक होती है। तो क्या हुआ, ऐसी क्रियाएं जो हम अपनी इच्छा अनुसार ना करें, या फिर जो अचानक से हो जाए, उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। इसमें हम अपने ब्रेन का भी यूज नहीं करते हैं, इसमें हम क्या करें, सोच का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, गर्म बर्तन को छूने पर हाथ का हटना। अभी एक चीज आपको बताना चाहूंगा, ये जो मैंने अभी आपको बताया लग तो बहुत इजी रहा होगा, लेकिन आप यकीन करो ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया कि अनैच्छिक क्रिया परिवर्ती क्रिया में अंतर बताइए। तो 4 मैंने पॉइंट बताया, चारों को आप लिख दोगे तो क्या होगा, नंबर मिल जाएगा। एक दो क्वेश्चन में शायद पूछता है, तो याद रखिएगा इसको। आगे क्या है, आगे बोला कि प्रतिक्रिया, सॉरी प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं, यानी कि जैसे इस चीज हम लोग कहते हैं वॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शन, इसको कहते हैं रिफ्लेक्ट एक्शन, और इसको कहते हैं रिफ्लेक्ट आर्क। हो गया, प्रतिवर्ती क्रिया के मार्ग को प्रतिवर्तित चाप कहते हैं। कैसे, हमने क्या किया, बर्तन को छुआ, बर्तन के बाद हमारी मांसपेशी, हाथों की मांसपेशियां क्या हुई, हमारे न्यूरॉन को एक्टिव कर दी। इसके बाद क्या हुआ, हमारा वहां से हाथ कुछ हट गया। पहले हमने उद्दीपन किया, ये उद्दीपन को ग्रहण करने के बाद हमने ग्राही अंग के द्वारा किया, इसके बाद मांसपेशियों के पास गया, इसके मतलब कार्यकारी अंग के पास गया, फिर प्रतिक्रिया, इसकी प्रतिक्रिया हुई, हमारा मेरुरज्जु तक जाता है। ये सारी चीजें कैसे, देखिए ध्यान से। क्या, पहले हमने क्या किया, यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा, प्रतिवर्ती चाप, इसकी क्या एग्जांपल, ये बात बता, तो ध्यान दीजिए। उद्दीपन क्या था, यहाँ पे जो बर्तन था वो था, यहाँ पे उद्दीपन बर्तन था, ग्राही क्या होगा, सने यहाँ पे हीट को एब्जॉर्ब की अपने स्किन के थ्रू, तो इसको हमें उष्मा गई। इसके बाद संवेदी न्यूरॉन अभी मैंने बताया कि जैसे ही हमारे पैर में कांटा चुभता है, जो नर्व्स इंफॉर्मेशन को कहां तक, मेरुरज्जु फिर ब्रेन, तो उसको कहेंगे संवेदी न्यूरॉन। तो यहाँ पे संवेदी न्यूरॉन एक्टिव हो जाता है, जो कि मेरुरज्जु तक ले जाता है, फिर मस्तिष्क तक। इसके बाद कहां जाएगा, हमारा मस्तिष्क के बाद वो मोटर न्यूरॉन होके हाथ की पेशियों तक जाएगा, हाथ को हटा लो, तो इसका हटना। ये जो पूरा पार आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। आपको इजी से समझ होगा कि क्या था। अब इसका क्या है, अब इसके बाद का जो आपका अगला टॉपिक है वो है आपका ब्रेन, मतलब मस्तिष्क, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि ब्रेन किसे कहते हैं, ब्रेन की कितने पार्ट होते हैं। जैसे ब्रेन का आपका 3 पार्ट, पश्च मस्तिष्क और एक मध्य मस्तिष्क। फिर हम देखेंगे कि मस्तिष्क के अंदर आपको क्या होता है, सेरेब्रम होता है, थैलमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है। सेम इसी तरीके से हम क्या पढ़ेंगे, मध्य मस्तिष्क के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि पश्च मस्तिष्क के बारे में, क्या, जिसके अंदर आपका क्या होता है, पोन्स होता है, सिग्नल है, मॉड्यूला ऑब्लिंगेटा होता है। इसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथि, फिर प्लांट के अंदर जो गति होती है, और साथ में प्लांट के हार्मोन देंगे। फिर ये आपका चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। एक बार फिर से मैं सारी चीजों को दोबारा
2 मिनट का दे रहा जिससे आपको चीजें हो जाए। जैसे मैं इसमें क्या पढ़ा, मैंने चैप्टर का नाम लिया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्या हुआ, जैसे कि हम अपने डेली लाइफ में क्या करते हैं, कई सारी एक्टिविटी करते हैं, तो इसको कौन कंट्रोल करता है, हमारा दिमाग करता है, यानी हमारा ब्रेन करता है। अगला चीज मैंने बताया कि कोऑर्डिनेशन क्या हुआ, जब हम कोई काम को करते हैं तो हम कई सारे ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स एक साथ क्या करें, एक्टिव होकर के, मतलब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट या फिर कह सकते हैं तालमेल को बिठा के सारे उस काम को कंप्लीट करते हैं। इसी को हम लोग कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेशन कहते हैं, नियंत्रण समन्वय के नाम से जानते हैं। अगले स्लाइड पे मैंने कुछ इस तरीके से बनाया, मैंने बताया कि आपकी क्लास में क्या होगा, कोई प्रक्रिया आएगा जिसमें में और आपको प्रोजेक्ट पूरा करना है। आप तभी वो प्रोजेक्ट पूरा कर पाओगे सारे चारों लोगों का कोऑर्डिनेशन, मतलब करो आप ये काम, तो उस तरीके से प्रोजेक्ट आपका तैयार हो जाएगा। तो क्या हो गया, आपका कोऑर्डिनेशन हो गया। इसके बाद मैंने आपको बताया कि नियंत्रण और समन्वय किन में पढ़ना है। जंतुओं में दूसरा क्या आपका, जंतुओं में हमने क्या पढ़ा, जंतुओं के अंदर हमने पढ़ा कि तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद पौधों में समन्वय के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, पौधों के अंदर जो गति होती है, हमें पौधों के अंदर हार्मोन्स पाए जाते हैं। इसके बाद मैंने बताया कि तंत्रिका तंत्र के अंदर 2 प्रकार के तंत्र होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा परिधीय तंत्र पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्र में ब्रेन पाया जाता है, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि न्यूरॉन के प्रकार, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि न्यूरॉन के जो प्रकार है वो 3 है। कौन कौन से, पहला आपका संवेदी न्यूरॉन, दूसरा आपका इंटर न्यूरॉन और तीसरा आपका मोटर न्यूरॉन। यहाँ पे आपका जो संवेदी न्यूरॉन है इसको हम लोग कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, इसको हम लोग कहते हैं मोटर न्यूरॉन, इसको तो कहते हैं हम लोग इंटर न्यूरॉन। होता क्या है, आपको मैं ये चीजें समझाता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये तंत्रिका आवेग को रिसेप्टर से पीएनएस तक पहुंचाते हैं। क्या लिखा है, पहले उस पर फोकस ना कीजिए, पहले आप समझिए कि संवेदी न्यूरॉन होता क्या है। इसमें क्या होता है, जब हमारी किसी बॉडी के पार्ट पे क्या हो, जैसे कि हमारे पैर पे क्या हो, जैसे कि कांटा चुभ गया, तो होगा क्या, हमारी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स के थ्रू क्या होगा, जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे मेरुरज्जु तक और फिर वो हमारे ब्रेन तक आएगा। मतलब कि जैसे कांटा तो हमारे पैर में चुभा, लेकिन पैर के पास से जो हमारी न्यूरॉन्स है वो क्या करेंगे, वो आएंगे, जो भी न्यूरॉन्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक जुड़ा है वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को लेके आएगा और फिर वो हमारे ब्रेन को दे देगा। तो ऐसे न्यूरॉन को हम लोग कहते हैं संवेदी न्यूरॉन। अगला है मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन क्या होगा कि जैसे ही ब्रेन को पता कि पैर में हमारे कांटा चुभ गया, वो क्या करेगा, यही ब्रेन के थ्रू क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को हमारे मेरुरज्जु से होते हुए कुछ और न्यूरॉन के माध्यम से हमारे पूरे बॉडी में क्या करेगा, ये जानकारी दे देगा कि हमारे पैरों में कांटा चुभ गया है। और फिर हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी कि हम अपने हाथों से उस कांटे को निकाल देंगे। तो ये हुआ आपका संवेदी, और दूसरा हुआ आपका मोटर न्यूरॉन। तीसरा है कि इंटर न्यूरॉन क्या करता है। इंटर का मतलब ये होता है कि जोड़ना। तो यहाँ पे जो इंटर न्यूरॉन होता है वो आपका क्या करता है, वो आपके संवेदी न्यूरॉन यानी सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे आपको न्यूरॉन के प्रकार समझ में आ गए होंगे कि न्यूरॉन के प्रकार क्या क्या थे। अब यहाँ पे आपको तंत्रिका कह सकते हैं कि एक प्रकार से न्यूरॉन के एक्शंस के बारे में लिखा गया। होता क्या है, इसमें आपके 3 प्रकार की क्रियाएं की जाती है, या फिर कह सकते हैं 3 प्रकार की गति होती है। जिसमें पहला है आपका स्वैच्छिक क्रियाएं, जिसको हम लोग कहते हैं वॉलंटरी एक्शन, या फिर क्रिया की जगह आप कभी कभी इसको गति भी देखोगे तो वॉलंटरी मूवमेंट, यहाँ पे है इनवॉलंटरी मूवमेंट मतलब अनैच्छिक क्रिया, और तीसरा आपका प्रतिवर्ती क्रिया। होता क्या है, अब एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। स्वैच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया में क्या करो, आप अंतर बताओ, या फिर अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया में आप क्या करो, अंतर बताओ। स्वैच्छिक क्रिया के बारे में मैं 4 पॉइंट, सबके बारे में आपको 4-4 पॉइंट बताऊंगा, और जिसके भी बारे में आपसे पूछेगा आप एग्जाम सेम उसी तरीके से लिख के जाओगे। जैसा कि स्वैच्छिक क्रिया में नाम से ही पता चल रहा कि एक ऐसी क्रिया जिसमें क्या हो, जो काम हो उसको हम क्या करें, अपनी इच्छा के अनुसार करें। मतलब ऐसा कार्य जिसे अपनी इच्छा के अनुसार करें उसको हम क्या कहें, स्वैच्छिक क्रिया कहते हैं। इसके अंदर अब आपको पता है कि इच्छा के अनुसार करेंगे तो इसमें हम अपने थिंकिंग को या सोच को भी लगा सकते हैं, इसमें हम अपने ब्रेन का भी यूज कर सकते हैं। तो वही चीजें हैं। कितनी पॉइंट सर, 4 पॉइंट। पहला, ऐसी क्रिया जो क्या करें, हम अपनी इच्छा के अनुसार करें उसको हम लोग स्वैच्छिक क्रिया कहते हैं। इस क्रिया के अंतर्गत हम अपने ब्रेन का, अपने मस्तिष्क का उपयोग कर सकते हैं। इस क्रिया में हम क्या करते हैं, सोच का इस्तेमाल करते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल आप लिख दोगे, जैसे पढ़ना हुआ, लिखना हुआ, ये सारी चीजें। दूसरा आपका अनैच्छिक क्रिया।
अनैच्छिक क्रिया ऐसी क्रियाएं होती है जिसमें क्या करें, हम अपनी इच्छा के अनुसार काम को नहीं करें। फिर तब तो हम इसके अंदर अपने ब्रेन का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब हम अपना इसमें मस्तिष्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट इसमें कि हम इसमें अपनी सोच का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। और चौथा आपका इसमें एग्जाम्पल होगा जिसमें जिस प्रकार से आपको पता है कि हमारी हार्ट बीट चलती है, तो क्या हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, उस चीज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हमारे हमारे बॉडी के अंदर, हमारे हार्ट के अंदर जो ब्लड का पंपिंग होता है, उस चीज को हम भी क्या करते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वो हो गया आपका अनैच्छिक क्रिया। और तीसरा आपका है प्रतिवर्ती क्रिया। अब एक चीज याद रखो, ये आपका अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया के बीच में अभी 1-2 साल पहले आपके एग्जाम में पूछा था कि इनके बीच का अंतर करो। याद रखिएगा अनैच्छिक क्रिया। अब मैं आपको प्रतिवर्ती क्रिया बता। प्रतिवर्ती का मतलब होता है रिफ्लेक्ट, मतलब कुछ हुई, यानी कि कुछ हुआ और वहां पे हम अचानक से क्या करें, रिएक्शन, मतलब रिएक्ट करें। जैसे कि ऐसी क्रियाएं जो क्या हो, अचानक से हो और वो हमारी इच्छा अनुसार नहीं हो। क्या था इसमें? इसमें इच्छा अनुसार नहीं, इसमें केवल अचानक, यानी जो क्या हो, अचानक हो और वो हमारी इच्छा अनुसार नहीं हो, इस क्रिया को हम कहेंगे प्रतिवर्ती क्रिया। इसमें ब्रेन का यूज करेंगे, इसमें अपनी सोच को नहीं, सोच का उपयोग करके इस काम को नहीं कर सकते। जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पे ये याद रखना है कि जैसे ही आप किसी बर्तन को, गर्म बर्तन को करोगे, आपका क्या होगा, हाथ जैसे जाएगा, आप तुरंत हाथ को हटा लोगे। क्यों? क्योंकि वो आपने प्रतिवर्ती क्रिया किया। मतलब कि क्या था, आपको पता, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने उस हाथ जैसे ही लगाया, आपका हाथ किसी प्रकार से उस पर लग गया, तो आपने अचानक से वो रिएक्शन किया या से रिएक्ट किया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्शन। क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रिया के मार्ग को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। जैसे कि हमने पहले क्या किया, बर्तन पे हाथ लगाया, यानी कि वहां पे उद्दीपन गर्म बर्तन, ग्राही वहां पे क्या होगा, ग्राही, जैसा आपको पता है, मैंने पहले ही बताया कि ग्राही में जब उष्मा होती है, जैसे बर्तन कैसा था, गर्म, और गर्म के उष्मा, यानी कि हमारी स्किन को पता चला, तो ग्राही हो जाएगा आपका उष्माग्राही। क्या होगा, वो हमारे संवेदी न्यूरॉन, अब संवेदी न्यूरॉन क्या हुआ, जो जैसे ही पैर काटेगा इमोशन लेके मेरुरज्जु तक जाए, वैसे ही हाथ जला हमारा, तो ये जो नॉब्स होती हैं, ये क्या करेगी, हमारे मेरुरज्जु तक जाएगी, इसी को संवेदी नॉब्स कहेंगे। और इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड के बाद ये ब्रेन, और फिर क्या करेगा, ब्रेन के बाद ये हमारा मोटर न्यूरॉन, होते हुए हमारा इंफॉर्मेशन कहां तक आएगा, हाथ तक, और हमें ये पता चलेगा कि इस हाथ को हटा लेना है। तो वो प्रकार से क्या कर रहा है, एक प्रकार से राउंड कर रहा है, एक प्रकार से चक्कर लगा रहा है, एक प्रकार के पथ को वो क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती चाप या फिर रिफ्लेक्ट आर्क। वो मैंने आपको आगे लिख के यहाँ पे दिखाया है। जैसे कि उद्दीपन यहाँ पे क्या था, गर्म बर्तन, ग्राही क्या था, उष्माग्राही, हमारा एक्ट हुआ, फिर मेरुरज्जु तक गया इंफॉर्मेशन, मस्तिष्क के बाद मोटर न्यूरॉन, तो हमें लगा कि हाथ मांसपेशियों की एज ए इफेक्टर, कार्यग्राही अंग के तौर पे, और फिर हमने प्रतिक्रिया कौन सी की, हाथ का हटाना। तो यहाँ तक आपको समझ में सारी चीजें आ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आप सारी चीजें समझ में आ गई। क्या क्या बताया, आइए एक बार उस चीज को मैं फिर से बता देता हूँ। जैसा कि आपको मैंने चैप्टर का ये नाम बताया कि इसमें हमने क्या देखा कि कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। जैसा कि हमने बताया कंट्रोल, हम अपनी डेली लाइफ में क्या करते हैं, कई सारी एक्टिविटीज करते हैं, और उस एक्टिविटीज को जो हमारा कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन करता है। तो वो हमने बताया कि कंट्रोल क्या हुआ। अगला मैंने बताया कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। जैसे कि हमारी बॉडी में कई सारे ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन क्या करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ तालमेल बना करके काम को करते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन बना करके काम करना, यानी हमारी बॉडी के अंदर सारे ऑर्गन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके काम को कर रहे थे। इसके बाद मैंने आपको ये एग्जांपल के तौर पे बताया। आगे मैंने बताया कि नियंत्रण एवं समन्वय जंतुओं में और पौधों में किस प्रकार से, जंतुओं के अंदर तंत्रिका तंत्र, और यहाँ पे हार्मोन्स यानी कि अंतरावृत ग्रंथि के माध्यम से होता है। जब के अंदर क्या होता है, पादप गति, साथ में पादप हार्मोन्स के थ्रू ये चीजें होती हैं। आगे मैंने आपको बताया कि तंत्रिका तंत्र दो प्रकार का, पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसके अंदर ब्रेन और मेरुरज्जु, दूसरा हमने बताया कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर हमारा क्रेनियल तंत्रिका कोशिका और क्या है, मेरु तंत्रिका कोशिकाएं। मैंने इनका नंबर बताया कि 12 जोड़ी, और क्या पाई जाती है, 31 जोड़ी। इसके अलावा मैंने मेरुरज्जु और मेरुदंड के अंदर यानी रीढ़ की हड्डी के अंदर डिफरेंस बताया। इसके बाद ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे यानी ये फिगर बना के आपको समझाया। आगे क्या है, यहाँ पे उद्दीपन, ग्राही, कार्यकारी, प्रतिक्रिया। ये स्लाइड आपको इंपॉर्टेंट बताऊं क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है, तो याद रखना है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हमने उद्दीपन, ग्राही, कार्यकारी अंग और प्रतिक्रिया को जाना। इसके बाद ये सारी चीजें मैंने आपको समझाया, और ये आपका न्यूरॉन के भाग है, इस एग्जाम में आता है, फिगर बनाना सीख लीजिएगा। किस प्रकार से इंफॉर्मेशन डेंड्राइट, कोशिका, एक्सॉन और फिर तंत्रिका शिरा तक जाती है,
इसके बाद हमने देखा किसे कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन किसे कहते हैं। फिर हमने ये बताया कि तंत्रिका आवेग क्या है, और यहाँ पे मैंने बताया कि तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन्स के बीच हमारे सिग्नल किस प्रकार से इधर से उधर होते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि न्यूरॉन के प्रकार कौन कौन से, जिसमें मैंने आपको सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन बताया, और तीसरा लास्ट मैंने बताया मोटर न्यूरॉन। ये क्या होता है, फिर मैंने बताया आपको कि यहाँ पे तंत्रिका क्रियाएं या फिर कह सकते हैं ये कितनी प्रकार की होती हैं, जिसमें मैंने आपको वॉलंटरी एक्शन या फिर वॉलंटरी मूवमेंट। इसके बाद मैंने बताया कि इनवॉलंटरी मूवमेंट या इनवॉलंटरी एक्शन क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्ट एक्शन या फिर कह सकते हैं रिफ्लेक्ट मूवमेंट क्या होता है। फिर मैंने बताया आपको रिफ्लेक्ट आर्क क्या होता है, तो इसके पाथ को प्रतिवर्ती को या फिर कह सकते हैं मार्ग को ही प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। यहाँ पे मैंने सारी चीजें आपको क्लियर करके बता दी। अब इसके बाद हम कल क्या पढ़ेंगे, इसमें अभी आपके 4 टॉपिक बचे हैं। कौन से, हमें यहाँ पे ब्रेन के बारे में थोड़ा जानकारी लेना है, जिसके अंदर हमने ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन सा, पहला आपका अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क के अंदर जैसा कि आपको पता है कि सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, फिर इसके बाद पढ़ना होगा। फिर यहाँ पे पश्चिम मस्तिष्क के बारे में जानेंगे कि उसमें क्या क्या होता है, जिसमें पोन्स आता है, सेरिबेलम होता है, ये सारी चीजें। इसके बाद हम कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर देखेंगे कैसे हार्मोन्स कौन कौन से निकलते हैं। फिर यहाँ पे और साथ ही लास्ट आपका टॉपिक होगा पादप हार्मोन्स। इसको पढ़ते हम ये पूरा आपका समाप्त कर जाएंगे। इसके बाद ये आप बाद के सेक्शन में आपका एक बचेगा। उसके बाद मैं आपको फिर से सारे को कराऊंगा इसी तरीके से, और इससे क्या होगा, आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद जैसे हम आपको क्वेश्चन पे लेके चले, जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको लगेगा कि इन सारे लेक्चर्स को देखने के बाद आपके जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। आपके धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे क्या हो कि आपके साथ आपके दोस्तों और आपके जो भी रिलेटिव्स में जो पढ़ने वाले हैं सबके क्या हो, एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। धन्यवाद।